थोड़ा सा ये बताइए कि ये एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम आई है? गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे सबको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। तो ये प्रॉब्लम है ना काफ़ी टाइम से चल रही है। तो 2013 में मैम है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद 2017 में हुआ, उसके बाद 18 में हुआ। तो इशू बेसिकली मैम एसएससी के साथ क्या है कि एसएससी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती मानने को तैयार है। लाख करोड़ का घोटाला है। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया है दैट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट देयर रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जब गवर्नमेंट टेंडर देती है किसी भी कंपनी को कि आपके लिए इस एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेके रिजल्ट आउट करने तक वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिजल्ट आउट तो फिर मैम एसएससी की वेबसाइट पे होता है, उसकी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है। तो जैसे अभी आपने कहा गवर्नमेंट जॉब है, हम हमेशा से सुनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए लाइफ सेटल है, सब सेटल हो जाता है। डू यू बिलीव वो सही है? नो, आई डोंट बिलीव दैट। आपने कहा कि एआई जनरेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, ऐसा एसएससी ने बोला है। अभी आपने जैसे बात की कि आपने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया है। आज की डेट में आप गवर्नमेंट सेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगा आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में? अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ मैम, उसमें आपको पर डे अपडेट रहना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम से हर स्टूडेंट इज़ फिट अप। आपका क्या टेक है? एग्ज़ाम्स हमारी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं या फिर इज़ इट जस्ट प्योर लक, कौन उस ग्लिच को ओवरपा कर सकता है? Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanan, your host for the day, with my co-host Ms. Salika Arora. और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे with an educator. For the first time ever on this channel, an educator. एक mentor, एक math educator and Josh Talk speaker. Really excited for this conversation with him today. Without any further ado, let me introduce you to my guest today, Mr. Ashish sir. Hello ma'am, how are you? I'm fine sir. हेलो सर, Good, I'm good. थैंक यू सर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और हमारी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए। Okay. तो जैसे अभी हमने बोला दैट यू आर अ मेंटोर, स्टार्टिंग विद दैट, आप एक मेंटोर हैं, आपको क्लिक कैसे हुआ कि आपको एक मेंटोर ही बनना है? मैं फैमिली से ही, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे फादर हैं, तो वो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर चुके हैं। माय फादर इज़ अ रिसर्च ऑफिसर इन एससीईआरटी, वो रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। और मेरे ताऊ जी हेडमास्टर रह चुके हैं गाँव के स्कूल के। तो फैमिली के अंदर ऑलरेडी एजुकेशन का था। ये अलग बात होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें लगता है कि नहीं एजुकेशन से दूर भागना है, बट वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में आ जाता है। और जब आपके डीएनए में आता है तो जैसे आप बड़े होते हो और आपको लगता है कि अब हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए, तब रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और जब जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चा समझ भी जाता है तो उसका सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो मैं आईआईटी रुड़की के कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था और वो आईआईटी रुड़की में ऑलरेडी थे और उन्हें मैं कैट की कोचिंग के लिए पढ़ा रहा था। तो उन्हें समझ में आया, उन्हें मैं बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, और मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना उनका टेक्निकली था। तो दे वर अमेज्ड कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया उन्हें। तो वहाँ से थोड़ा बिलीफ आया कि मैं सही तरीके से चीज़ें बता सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता है उसे मैं इम्पार्ट ढंग से कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सा मेंटरशिप स्टार्ट हुई। तो इट वॉज अबाउट 2016 की बात है और तब से बस मैं इन एजुकेशन और या फिर मेंटरशिप इसमें हूँ। दैट्स ग्रेट। अब आप एक मैथ एजुकेटर हैं, एक मेंटोर हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट को हम कह सकते हैं एक स्ट्रेस काउंसलर, एक ड्रीम मेकर और समटाइम्स अ पंचिंग बैग फॉर स्टूडेंट्स। आप अपने आप को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करते हैं इन सब में से? मुझे स्पेशली लगता है कि जब इस ऐसी कंडीशन से गया हूँ मैं, बिकॉज मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जब आप है ना ऐसी कंडीशन से जाते हो कि ना आपको पता है कि आपको सामने वाला बेटर नहीं समझा सकता उस चीज़ के बारे में, आपको लगता है ऐसा होता नहीं हमेशा। अच्छा एक गुरु होता है आपका समझाने वाला, बट जब आप इस फेज़ में आते हो, अपने पढ़ाने वाले फेज़ में या पढ़ने वाले फेज़ में आते हो, तो आपको रियलाइज होता है अपनी खुद की एबिलिटीज़ के आप क्या कर सकते हो। तो माई फ्रेंड्स यूज टू के वो वर्क कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब्स कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने बहुत डिफरेंट कंपनीज में भी काम किया है, नाइट शिफ्ट की है, मॉर्निंग शिफ्ट की है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी सही जो आप करना चाहते हो या फिर आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। तो वो मेरे को रियलाइज़ हुआ
मेरे साथ एक दोस्त था जो एक कंपनी में काम कर रहा था, उसे मैं रात को पढ़ाता था और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो जब उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसने मुझे बताया कि यार जो तूने बताया था वो आया, और मैं खुद पे बिलीव नहीं करता था उस चीज़ को लेके। तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैं बहुत अच्छा हूँ उस चीज़ के अंदर, पढ़ाने के अंदर, और फिर मैंने वहाँ से पढ़ाना भी स्टार्ट किया। बट बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे माइंड में गवर्नमेंट जॉब भी थी, तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी। बट आई वुड से कि मैं एज अ मेंटोर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हूँ और मैं अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो आई वुड से कि मेरा ये अपने बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आई एम मेंटोर फर्स्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सेकंड। आपने कहा कि आप मेंटोर बहुत अच्छे हैं। आपका सबसे पता है लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि आपको लाइफ में एक अच्छा मेंटोर का मिलना। यस। हम छोटे होते हैं ना, जब हम अपने करियर की कहते हैं ना बुलंदियों पे पहुंचते हैं, Yes. तब भी हम उस मेंटर को याद रखते हैं। Yes. और वो रिस्पेक्ट आ जाती है उसके लिए कि आज जो भी हैं हम इसकी वजह से हैं। यस मैम। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि एक मेंटोर अपने आप को आप समझते हैं, और डेफिनेटली जिन स्टूडेंट्स ने आपके साथ पढ़ा है आज वो भी आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये हमारे मेंटोर हैं, ये हमारे आशीष सर हैं कि जो आज हमारे साथ साथ दुनिया को भी जो है गाइडेंस देने के लिए आए हैं। अभी आपने जैसे बात की कि आपने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया है। आज की डेट में आप गवर्नमेंट सेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगा आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में? क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत स्ट्रांगली दुनिया चाहती है कि हम वहाँ पे पहुँचे? थैंक्स मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट में जो जॉब्स कर रहे हैं ऑफिशियल्स, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू लगे हों, चाहे वो एसएससी के थ्रू लगे हों, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम्स के थ्रू लगे हों, एक बहुत ही डिफरेंस है। मैं अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझता हूँ उनसे, क्योंकि ऐसी खुशकिस्मती किसी किसी की होती है। मैंने 10 साल इसमें काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि थोड़ी सी मेहनत से जो भी मैंने मेहनत की है विद गुड ग्रेस मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ मैम, उसमें आपको पर डे अपडेट रहना पड़ता है। आप उसमें टाइम ऐसा नहीं कि आज मुझे फीवर हो रहा है तो आज मैं रुक जाता हूँ, आपसे आगे कोई और निकल जाएगा। और मैंने हमेशा फील किया प्राइवेट सेक्टर के अंदर, नॉट बिजनेस एक बहुत ही अलग चीज़ हो गई, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर लोग कॉर्पोरेट में या फिर किसी कंपनी के नीचे काम कर रहे हैं, तो कंपनी तो ड्रीम सेल कर रही है कस्टमर्स के लिए, बट जो नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो हर टाइम है एक फैटीग महसूस करते हैं। नो मैटर व्हाट, मैंने कितना भी काम किया, अच्छी कंपनी में भी काम किया, जिन्होंने बिल्कुल ट्राई किया कि उनके एम्प्लॉयज़ को ऐसा ना फील हो, बट स्टिल आप हमेशा चाहते हो कि अब मैं बेहतर हो जाऊँ, और हर टाइम ये सोचना कि मैं बेहतर हो जाऊँ वो लाइफ को ख़त्म कर देता है, बिकॉज आपको थोड़ी देर रेस्ट भी चाहिए। बेहतर तो ऑब्वियसली आप हो जाओगे, आप अगर सोने के बाद दोबारा से उठते हो तो फ्रेश फील करते हो। ये मौका शायद प्राइवेट जॉब नहीं देती आपको ऐसा करने की। आप हमेशा सोचते हो कि अब सैटरडे संडे इसमें मजे कर लेता हूँ, फिर से वापस मुझे काम पे जाना है। तो ये वाली चीज़ हर टाइम रहती है। और 10 साल के अंदर मुझे यही महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, मैं लोगों से सोशलाइज ढंग से होता हूँ। तो प्राइवेट जॉब ने मुझे बहुत सारे एडवांटेज भी दिए हैं। मनी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो पैसा भी अच्छा था, बट एक जो सुकून होता है ना, और जो आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, वो मुझे गवर्नमेंट जॉब में आके ही मिला। बहुत सारे लोगों के अंदर ये इशू होता है कि तूने गवर्नमेंट जॉब ले ली, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें पता नहीं है कितना पैसा है, उसे छोड़कर तुमने गवर्नमेंट जॉब ले ली, गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा है ही नहीं, कितना ही बढ़ेगा। बट सबकी अपनी अपनी राय होती है। मेरी राय है फैमिली फर्स्ट, और किसी किसी की होती है मनी फर्स्ट। तो मेरी फैमिली फर्स्ट है, और गवर्नमेंट जॉब मुझे मौका दे रही है कि मैं जब भी छुट्टी हो, दिवाली हो, होली हो, तो मैं उससे एक दिन पहले आ सकूँ, अपने भाई बहन से मिल सकूँ। बट ऐसा प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एक दिन गए, एक दिन में वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन कुछ और टारगेट है आपको अचीव करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको फिर वहाँ से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ऐसे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और उनका मन ही उसी में जाने का है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसी सेक्टर में। तो उनको कुछ वो नहीं है कि मैं उनके लिए अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो साफ साफ पता होना चाहिए कि ही और शी विल हैव टाइम फॉर हिज पैशन और हर पैशन, और ऐसा नहीं है कि वो दबके रह जाएगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप खुद को एक अलग चीज़ दे सकते। जैसे मैं अभी मैम अपना सोशल मीडिया भी चलाता हूँ, और मैं मेंटरशिप भी कर रहा हूँ साथ साथ में। ऐसा नहीं कि जो मेरी टाइम है 8 आवर्स की जॉब है उसे भी मैं ढंग से करता हूँ, उस टाइम बिल्कुल अपने काम पे ध्यान देता हूँ, तो मैं सारी चीज़ कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स कुछ तो डिफरेंट दे रही है गवर्नमेंट जॉब। मतलब कि आपके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब जो है आपके लिए बैलेंस्ड है इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। यस, इट्स द करेक्ट वे टू पुट इट। ऐसा ही है, बिल्कुल बैलेंस लाइफ हो गई है। अब मैं कहीं भाग दौड़ नहीं रहा, और यस मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ।
लोगों से, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप एक जॉब में कहीं और दूसरी जगह जाते हो और अलग अलग डिफरेंट पार्ट के लोगों से मिलते हो, एक ही जगह के लोगों से नहीं मिलते हो। तमिलनाडु से भी है, गुजरात से भी है, दिल्ली से भी है, यूपी से भी है, तो वहाँ पर डिफरेंट जगह से लोग आए हुए हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनकी कल्चर को जानने का मौका मिलता है, और वो कैसे जी रहे हैं, इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, वो देखने का मौका मिलता है। तो जैसे अभी आपने कहा गवर्नमेंट जॉब, राइट, हम हमेशा से सुनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए लाइफ सेटल है, सब सेटल हो जाता है। डू यू बिलीव वो सही है? नो, आई डोंट बिलीव दैट। लाइफ सेट का मतलब ये है कि जो आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हो, सेटिस्फेक्शन आपको खुद से आना चाहिए। अब मैं दो सिनेरियो लेता हूँ। एक्स पर्सन, लेट्स सपोज वो मैं ही हूँ और वाई पर्सन मेरा कोई फ्रेंड है, एंड इट्स अ रियलिटी। वैसे तो उसने स्टार्ट किया, उसने जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उसका प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट के बाद वो एक्स कंपनी में गया, फिर वहाँ से उसका प्रमोशन हुआ, 4 साल बाद वो वाई कंपनी में गया, अब वो मैनेजर है एंड ही इज़ लिविंग हिज ड्रीम जॉब। वो वहाँ से बाहर भी घूमने गया है, वेकेशंस पे भी जाता है, और अभी वापस भी आकर अपनी लाइफ ढंग से जी रहा है। अगर मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कैसा है, कि यार तेरी गवर्नमेंट जॉब से तो बेटर ही है, तो मतलब ही सेटिस्फाइड, और वो जो चाह रहा था उसने वो अचीव कर लिया ना। अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे वो जीना चाहता था, तो उसके लिए वो सक्सेस है। वो मेरे लिए क्या था कि मैं, क्योंकि हम एक ही कमरे में या 2 ही कमरे में रहे हुए हैं, तो हमारे माइंड में ना सेट हो जाता है कि फैमिली से दूर नहीं जाना, या फिर ये चीज़ नहीं करनी। आपको घर वाले गवर्नमेंट में, तो आप भी भगवान करे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो मेरे साथ वो हो गया। तो मेरे लिए ये सक्सेस है। तो कोई ऐसा नहीं कि इसमें जाओगे तो भी लाइफ सेट है, लाइफ सेट दोनों में है। वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाकर रुकना चाहते हैं, फिर अपने आपको कहाँ देखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। तो मेरे लिए दोनों ही चीज़ें अच्छी। अच्छा, किसी को बिजनेस करना हो, स्टार्टअप करना हो, दैट्स वेरी गुड, वो तो हमारे देश के लिए बहुत बेटर है। तो ये तीनों ही चीज़ें, कहीं भी आप जाना चाहते हो, आपको खुद के गोल सेट करने, और जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए, तभी जाकर आप कह सकते हो कि सेट हो। नहीं तो फिर बीच में लोग काफ़ी सारे हैं जो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, पर नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, घर वाले ज़बरदस्ती गवर्नमेंट में डालना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर इशू हो जाता है। बाकी मैं तीनों ही फॉर्मेट्स के लिए तैयार हूँ, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, तो तीनों ही आपके लिए अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी है जिसमें भी आप जाना चाहते हो। अब सिंस यू आर मैथ एजुकेटर, कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स हरसेल्फ, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स एक एलियन लैंग्वेज लगती है। SSC एस्पिरेंट्स भी बहुत होंगे जिनको ऐसा लगता होगा। आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं एट दिस पॉइंट? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स है ना, आपके मैथ्स और रीजनिंग, मैं दोनों को लूँगा यहाँ पर। मैथ्स और रीजनिंग आपके ना, एक होता है EQ, एक होता है IQ। इमोशनल क्वेश्चन तो नॉर्मली पर्सन व्यवहारिक जीवन में ले लेता है लोगों से मिलकर, और जो IQ सेट होता है ना, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ रॉन्ग है। अभी मैं दिल्ली के लिए निकला हूँ तो 4 घंटे में पहुँचूंगा या 2 घंटे में पहुँचूंगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलता हूँ। ये जो स्मार्ट वे है ना ऑफ सीइंग द सिचुएशन इन डिफरेंट वे, वो आपका मैथ्स से ही आता है। अब मैथ्स की जो सिचुएशन रहती है बच्चों के लिए, बच्चा क्या होता है कि वो 10th तक पढ़ता है, और आजकल तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि जो 8th तक ही पढ़कर आते हैं मैथ्स, और वो डायरेक्टली इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आ जाते हैं। तो उनके अंदर इशू ये रहता है कि वो ऑलरेडी है ना डरते हैं, या तो उनके टीचर ऐसे थे जो उन्होंने स्ट्रिक्टली पढ़ाया है, या फिर घर में हवा बनाया है कि मार्क्स लेकर आने हैं, 90+ लेकर आने हैं, 90+ लेकर आने हैं। ये 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आपके जो टीचर थे उन्होंने आपको ऐसा कर दिया है कि आपके लिए, क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि हर टीचर अच्छा होता है, डेफिनेटली मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेरे टीचर मेरे फादर ही रहे हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव मैथ्स को देखने का तरीका अलग है। किसी के नहीं रहे हैं, किसी का नहीं था ऐसा मेंटोर, तो उसके लिए इशू अलग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, इसमें 10th और 12th के बाद एग्जाम होते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होते हैं। हम बच्चों का इशू रहता है मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स को लेकर सबसे पहली बात तो ये कि जो जिससे आप पढ़ रहे हो या फिर जहाँ से पढ़ रहे हो, बिकॉज अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर किसी सोर्स से पढ़ रहे हो। हमारे पास अब ऑनलाइन है, तो अभी कभी कभी बच्चा एक PDF से भी पढ़ रहा होता है, या फिर किसी टीचर से पढ़ रहा होता है। वो दोनों के दोनों रिलायबल होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है उनका। तो मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफ होनी चाहिए बच्चों को कि स्टार्टिंग से हो, या तो, और स्टार्टिंग से नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैथ्स को, 5 to 6 months, जिससे कि आपकी बॉडी में आ जाए वो। क्योंकि आपकी जिम में भी जाते हो, तब जिम में जाओगे तो भी बॉडी ढूंढने में टाइम लगता है। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो मैथ्स को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आ जाएगा, बहुत ईजी है। 10th की मैथ्स आती है, इवन इन UPSC 10th की मैथ्स आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अच्छा, UPSC में 10th तक की मैथ्स यस, 10th की मैथ्स ही ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर आती है। कभी आपने अपने इस टाइम के करियर में ऐसा देखा है कि नॉर्मली कहते हैं कि मैथ्स जो है ना मेल्स को जल्दी से अच्छी आती है समझ में, गर्ल्स को नहीं आती है,
नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है ना मैम, हमें ना जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के मेल्स ज़्यादा दिखते हैं। हमारे इंडिया में हम बाहर निकल के किसी भी शॉप पे जाएंगे या फिर कहीं जॉब पर जाएंगे तो हमें ना फीमेल अब तो खैर दिखने स्टार्ट हो गई है, बट पहले क्या होता था मेल आपको ज़्यादा दिखते हैं, तो आपका इंटरेक्शन भी उनसे होता है। अब इंटरेक्शन होगा तो फिर आप उनसे मैथ्स के बारे में बात करोगे तो आपको लगेगा इसकी अच्छी है, वो घर में बैठी फीमेल उसकी उससे बेटर है। मेरी मदर की मैथ्स बहुत अच्छी है लेकिन मेरे फादर मैथमेटिशियंस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की, आपका बैकग्राउंड कैसा है। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपका जेंडर कैसा है, क्योंकि भगवान ने सबका दिमाग एक जैसा ही दिया है। ठीक है, किसी को हाइट में छोटा कर दिया, किसी के हाथ छोटे कर दिए, ये तो हो सकता है, किसी का नाक बड़ा है, मुंह बड़ा है, पर माइंड किसी का छोटा बड़ा नहीं है। माइंड भगवान ने सबको बराबर दिया है और हम अपनी सिर्फ 20% कैपेसिटी यूज करते हैं माइंड की, और फीमेल ज्यादा करती है। अच्छा, आप लॉजिक कहते फीमेल ज्यादा करती है। फीमेल का मैंने आपकी बात से लग रहा है कि आपके अंदर तो खून में मैथ्स घुसा हुआ है, पेरेंट्स मैथ्स में, आप मैथ्स के, तो मैथ्स का इस वजह से कि जो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं ना, या तो आपको पता है कि आपके अंदर, या तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है कि मैं प्रॉस्पर कर सकूँ गवर्नमेंट की जॉब के अलावा, तो आपके पास ना एक ऑप्शन बच जाता है कि यार मुझे इसी में जाना है, तो आप फिर उसमें वर्क करने लगते हो। और आप जब किसी में भी घिसाई करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो चमकता ही है। तो मैथ्स के अंदर भी यही था कि वहाँ पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं पहले पढ़ के जाता था, रट के जाता था कि जो पढ़ाना है, मैथ्स रट के जाता था जबकि आती थी कि कुछ गलती ना हो जाए, पर मैं बार बार उस प्रोसेस को करता रहा और वो दूसरों को लगता है इसकी मैथ्स अच्छी है। तो जब आप स्टेज पे जाकर बोलते हो 10-20 बार, तब जाके आप अच्छे होते हो ना, तो उससे पहले तो फिर आप वैसे ही रहते हो। सबके साथ सेम ही है मैम। तो मैथ्स खून में अब ऐसा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो आप मुझसे पहली बार मिले होते तो आप कहते तो नॉर्मल स्टूडेंट ही है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस मैम। तो कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है मैम, कंसिस्टेंसी सबसे ऊपर है आज के ज़माने में। अब जैसे एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम से हर स्टूडेंट इज़ फिट अप। आपका क्या टेक है, एग्ज़ाम्स हमारी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं या फिर इज़ इट जस्ट प्योर लक, कौन उस ग्लिच को ओवरपा कर सकता है? नहीं, एग्ज़ाम्स लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप खेल को ले लो, आप एजुकेशन को ले लो, आप किसी भी पर्सपेक्टिव ले लो, लाइफ में ले लो। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी मुझे यहाँ आना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कैब कर लूँ या तो मैं आराम से बाइक से आ जाऊँ या फिर मैं पैदल आ जाऊँ। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए ये है कि यार चल ऐसे चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। पर जो आदमी जिसने कभी ट्राई ही नहीं किया हो चलना और सिर्फ वो कैब से चला हो, तो वो सोचेगा भी नहीं चलने के लिए, वो सीधा कैब ले लेगा। तो अपने आप को टेस्ट करना कि उस कंडीशन में तुम ठीक हो या नहीं, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन में अपने आप को देखना चाहते हो कि आप हो कहाँ पर, जो आपने पढ़ा है, जो आपने अब तक सीखा है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचो, उसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ये ना हो जाओ इनरिस्पॉन्सिबल फील ना करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर चीज़ ये नहीं होती कि ये तो मैं ईजिली पढ़ रही हूँ मुझे आ ही जाएगा। नहीं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कल के दिन ये मुझसे पूछ लिया जाए तो मुझे आता है कि नहीं आता है। कुछ लोग गीता बहुत अच्छी बोल देते हैं, उसके श्लोक बहुत अच्छा बोल देते हैं, बहुत अच्छे। जो चीज़ वो बोलते हैं वो हमें भी पता है, और जब वो बोलते हैं उसका इफेक्ट अलग आता है, बिकॉज दे हैव बीन टेस्टेड थ्रू टाइम। वो बार बार टेस्ट हुए हैं, उसके बारे में बार बार पढ़ा है, उन्होंने बार बार बोला है इसके बारे में, तब जाके हमें अच्छी लगती है उनकी बात। तो सिमिलरली टेस्ट बहुत जरूरी, टेस्ट आपको और बेटर बनाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर टेस्ट ना हो तो मेरी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, और गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो इसका मतलब मैंने बार बार मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस नहीं पढ़ी। एक नॉर्मल स्टूडेंट तो मेरे में ये डिफरेंस है कि मैंने वो चीज़ कई बार करी है, उससे कई बार एग्जाम दिए। उस बच्चे का क्यों नहीं है कि खड़ा होकर नहीं बोल सकता ना कोई भी, ये तो मेरा भी हो जाता है। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे बच्चे कि ये तो मैं भी कर लेता तो भाई टेस्ट दे। वो टेस्ट ही है जो आपको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं और आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन साथ साथ ये बताते हैं कि तुमने जो किया था वो वर्थ इट था, तुम्हारा काम जो था उसका कुछ फ्रूट निकला है। अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। ये अलग बात है, डिग्री की फिर बाद में कोई पूछता नहीं है पर डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, वो टेस्ट के साथ ही आती है। टेस्ट के बिना मैम जीवन फिर तो आपको ये अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम दिया, जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाते हैं, आप एग्जाम तक सोचते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये वाला वेब सीरीज देख लूंगी, या फिर मैं ये कर दूंगी। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उस दिन आप खाली होते हैं, बोलिए क्या करूँ। जैसे आपके पास आज टाइम था कि पॉडकास्ट लेना है, जब तक पॉडकास्ट लेना है तब तक आपके माइंड में, दिमाग में क्वेश्चन चलते रहे कि भाई ये क्वेश्चन पूछना है, ये क्वेश्चन पूछना है। दिस इज टेस्ट, ये आपकी मेंटेलिटी का टेस्ट है। और जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, आप फ्री हो, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, आप घर पे जा सकते हो,
तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे भी हम एग्ज़ाम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, Yes, ma'am. अगर आप एक अनटोल्ड ट्रूथ बता सकते हैं किसी भी स्टूडेंट या स्पेसिफिकली SSC एस्पिरेंट्स को, आप क्या बताएंगे जो बेसिकली लोग यूट्यूब पे या कहीं और सुनते नहीं हैं जनरली? मेरा प्रॉपर मानना है ऐसा कि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी से अचीव हो सकती है। आपने कई बार सुना होगा, बट मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2023 में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था और उसके बाद मैंने ना पर डे एक वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी और बिना ये सोचे कि क्या डाल रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे अंदर ये फियर नहीं है कि दूसरा क्या सोचेगा, बिल्कुल भी ये फियर नहीं है, तो मैंने डाल दी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेरे साथी फ्रेंड्स हैं और जिस रीजन से मैं आता हूँ वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं कि जो वो मेरे को मजाक बनाते हैं, क्या बना रहा है तू, अब तक तो था ही नहीं सोशल मीडिया पे, अब कैसे बना रहा है। तो मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस डालना स्टार्ट करी। जब 2000 थे तब भी मजाक में लेते थे, 10,000 हुए, 20,000 हुए, 1 लाख हुए। अब जब मेरे 3.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हुए, 4 लाख के पास आने वाले हैं, तो वो कहते हैं मेरे भैया को, एक भैया है वो कहते हैं मेरे दोस्त को सिखा देना कि ये पढ़ाई कैसे होती है, इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तू बढ़िया बता पाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हो आज, चाहे पढ़ाई में हो चाहे लाइफ में हो, अगर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा डेली करते हो, ऐसा आपने सुना होगा पर मैं कहता हूँ आप एक बार करके देखिए तो आप पक्का आगे जाओगे। सिमिलरली मेरी स्टडीज़ में मेरा GS बहुत ख़राब है, तो GS को मैं बार बार पढ़ता रहा, पर जिस एग्ज़ाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर आए हैं GS में। तो बस एक ही चीज़ है कि आपने जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई और तरीका है ही नहीं लाइफ में। लाइफ बहुत सिंपल है, जो आपने किया है उसको आप डेली करना है, उसको बार बार रिपीट करना है। और अगर आप नहीं करते और बहुत सारी चीज़ों में घुसते हो, क्योंकि टू मच सोर्सेज है ना आजकल, और टू मच सोर्सेज में बच्चा फंस जाता है ना। जो पहले किताब NCERT की होती थी उसी पढ़ के चला जाए ना आज भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आजकल उसी NCERT पे विश्वास नहीं होता बच्चों का। नहीं। और मैंने NCERT से ही अपनी मैथ्स पढ़ी है। आजकल बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं और यूट्यूब से पढ़ के सोचते हैं कि क्या ट्रिक बता दी इसने। ट्रिक नहीं बताई भाई, NCERT में है। लेकिन वो ट्रिकी आप जैसे करते हैं कि अब आपने उस चीज को पढ़ा, उसको सोचा कि मुझे कितना इंटरेस्टिंग बना के आगे स्टूडेंट्स को बताना है। डेफिनेटली वो बात आ गई कि आपको मेंटोर कैसा मिला। कि वो उस मेंटोर ने हम सब पढ़ रहे हैं 1+1 2, ठीक है, अब आपने उसको कितना क्रिएटिव करके कितना इस तरह से डाला कि वो आपकी फीड में बैठ गए। जैसे इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो हमारी फीड आ रही है और वैसे ही चल रही है। तो वो मेंटोर बहुत मैटर करता है। मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं आज भी अपने कुछ टीचर्स को स्पेसिफिकली याद करती हूँ कि मैं पढ़ना मैंने क्यों शुरू किया। एक एवरेज स्टूडेंट थी, किसी टीचर के टीचर्स डेफिनेटली उन लोगों को कंसिडर करते हैं जो क्लास में नोटबुक्स टाइम पे देंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो उन्हीं को आगे करते हैं, अदरवाइज आप बैक बेंचर्स की तरह बैठ जाते हो। तो एक मेंटोर, वो टीचर बहुत अच्छी लग रही है आपको, अगर आपको उनकी गुड लिस्ट में आना है तो पढ़ो। और इतना उस टाइम पढ़ के जाने के बाद मतलब कि एक एवरेज बच्चा उस लेवल तक आया कि वो क्लास में 2nd और 3rd पोजीशन लेने लगा। ठीक है ना। तो वो आपके मेंटोर कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी लाइफ में कि आपको कैसे मेंटोर मिलता है। मैंने आप सही कहा बिल्कुल कि सिंप्लीफिकेशन तो जो करता है मेंटोर या फिर जो आपके गुरु होंगे, शिक्षक होंगे, वो सिंप्लीफिकेशन जो करके हमें बताते हैं, वो तो मैम उनका जो और पीछे की मेहनत है वो आगे आपको इजी कर देती है। आपको 10 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको वो एक शब्द सुनना पड़ेगा बस उनसे कि ऐसे होता है, वो 10 पेज के बराबर उनका एक शब्द होता है। तो ये तो रियलिटी है कि तभी मैं मेंटोर जरूरी होते हैं। और यही सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे जब कोई मुझे कहता है कि सर आपने वो मुझे बताया था ना, वो एग्जाम में आ गया। कितनी खुशी और कितना, अब वो ना तो मुझे कोई पैसे दे रहा है, ना मुझसे कोई ऐसे रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है मेरे से कि आगे भी मुझसे बात करेगा, बट जब वो एग्जाम के बारे में बात करेगा कि मैंने ये एग्जाम क्रैक किया, तब मैं उसको याद आऊंगा कि उसने मेरी हेल्प की। डेफिनेटली आते हैं, ये कहते हैं ना कि हार्डशिप्स होती हैं आपकी लाइफ में, और हार्डशिप्स में जो काम आता है ना वो लाइफ टाइम याद रहता है। कैसे आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, पर आपने कुछ गलत समय में कोई आपका टाइम खराब चल रहा होगा, तब आपने एक मूवी देखी होगी, वो आपको याद रहती है, या आपने कुछ देखा हो या फिर कुछ किया होगा, वो आपको अच्छा याद रहता है। पर आप अगर आपके पास पैसा है या फिर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आपको काफ़ी कम चीज़ याद रहती है। भी जैसे हमने सोशल मीडिया पे बात की, सोशल मीडिया पे आके टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया। पर्सनली अगर बात करें, आप यूट्यूब पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, अभी आपने बोला आपके ऑलमोस्ट 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं,
सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपको कैसा लगता है कि इस सोशल मीडिया का इवोल्यूशन इन एजुकेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है लोगों को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी की जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसके पास है ना, कहीं ऐसा नहीं कि उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है कि बच्चा चाहे 10th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 12th में हो, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। उसके पास टू मच सोर्सेज है, वो कहीं से पिक कर सकता है, चूज़ कर सकता है कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं लेना है। अब जो टीचर्स हैं कम इन्फ्लुएंसर, बिकॉज अब वो टीचर्स भी नहीं रहे और वो इन्फ्लुएंसर ही हो गए। मैं कितना भी अगर आपने आपको मना करूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बिकॉज आई हेट दैट वर्ड, बट स्टिल आप इन्फ्लुएंस करते हो किसी एक दो बच्चे को, तो वो भी आप भी फिर इन्फ्लुएंसर में काउंट हो जाते हो। टीचर्स जो भी कर रहे हैं कि अपने, जैसे मैथ्स की अगर बात करता हूँ, मैं मैथ्स की कोई ट्रिक बता दी इंस्टाग्राम पे, वो फेमस हो गई, या फिर किसी ने इंग्लिश के बारे में बता दिया तो वो अच्छा हो गया, रीजनिंग के बारे में बता दिया, जीके जैसे बता दिया, तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जो बच्चा स्टडी कर रहा है, देखो व्यूज़ के लिए भी बहुत सारी होती हैं व्यूज़। मैं बताता हूँ, मेरी जो पहली दूसरी वीडियो गई थी वो मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाई थी। ये अलग बात है वो गई नहीं, बट जैसे ही मेरे सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो गए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये देता रहूँगा तो फिर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक सीरियस बंदा नहीं हूँ, और दूसरा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो अभी क्या है कि 80 to 90% टीचर्स जो हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कंटेंट बनाते हैं और वो डालते भी हैं, बच्चों का फ़ायदा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता कि बच्चा रील देखते देखते उसे कुछ पता लग जाए, ये तो बहुत ही अच्छा है। बट कुछ क्या होता है व्यूज़ के लिए, तो वहाँ से बच्चों को बचना चाहिए, जिसको साफ साफ दिख रहा है कि इसका हमारी स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपने पढ़ाई कर ली है और 10-15 मिनट के लिए आप रील्स देख रहे हो तो ठीक है, पर दिक्कत ये है ना, 10-15 मिनट के लिए कौन रील देखता है? आप सोचते हो कुछ और करने के लिए और फिर आपका कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। तो वहाँ इशू है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी टीचर और मेंटर को देखता हूँ मैं कि वो किसी भी कोने से, इंडिया के कोने से बैठ के अपनी चीज़ बता रहा है, तो बच्चे सुन रहे हैं, अगर अच्छी चीज़ है तो दैट्स गुड। मेरे तो अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद ही उसका प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। बस एक ही डिसएडवांटेज है, बिंज वॉचिंग हो जाती है बात। बिंज वॉचिंग तो खैर इस जनरेशन में भी, यहाँ तक कि मेरे फादर के साथ भी है। बिंज वॉचिंग तो आप कहीं रोक नहीं सकते, चाहे वो कितना भी एज्ड हो, कितना भी विजडम वाला बंदा हो वो भी, और कितना भी छोटा बच्चा हो। बिंज वॉचिंग तो आप 1 साल के बच्चों को भी गाने आते हैं छोटे छोटे, तोता मैना वाले या फिर भालू वाले, वो बच्चा भी नहीं छोड़ता उसको। तो ये तो फिर आप बिंज वॉचिंग तो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल बोलते हैं एक नया वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं उसको। तो वो आजकल एक नया वर्ड आया, बट बाकी तो फोन छोड़ दो भाई, मेरे से भी नहीं छूटता, बट जब काम करना होगा तब तक छोड़ना ही पड़ेगा। वर्ड्स तो बहुत सारे नए आए हैं, जेनजी जो हम लोग अब सुन रहे हैं। कितना वो पहले एक डिफाइन किया जाता था जनरेशन गैप, बस एक वर्ड होता था। आजकल तो हर एज के लिए वर्ड आ गए हैं। फिर हर 5 साल बाद, हर 2 साल बाद जो जनरेशन आ रही है, पिछले जनरेशन को 1 साल पहले वाली जनरेशन को भी सोच रही है कि इसे क्या ही पता। ये लोग से आ गए हैं। मेरी छोटी सिस्टर, मेरा छोटा भाई सोचता है तो इसे क्या पता है, ये कढ़ी चावल वाला तो उनके अंदर ये चलता रहता है दिमाग में, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप सोशल मीडिया को, मैं चाहता हूँ कि सबके सब इसे पॉजिटिव वे में लें, बट बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप कितने भी कोशिश कर लो कि आपकी 2 रील के बाद एक रील ऐसी आएगी जो आपको थोड़ा सा अपने जो आपका मोटिव है उससे हटा देगी। आपका अगर एंटरटेनमेंट का भी मोटिव है तो उससे भी हटा देती है। आप अचानक से एक डांसिंग वीडियो देखते हो, अचानक से एक पॉलिटिकल वीडियो आती है, एक पॉलिटिकल वीडियो चल रही है, अचानक से कोई पढ़ाने वाली वीडियो डाल रहा है, तो बच्चे के पास, बच्चा जो चाहता है ना वो उसके पास नहीं आ रहा, उसके पास अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, उसे नॉलेज उस चीज़ की मिली इसकी उसकी जरूरत भी नहीं है, वो उन इश्यूज पे बोलना चाह रहा है जिसको उसे बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये इशू भी हो रहा है आजकल इंडिया के अंदर। जैसे आप अपने गवर्नमेंट टीचर भी रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, अभी जो एसएससी का इतना बड़ा चीज़ हुआ उसमें भी आपने प्रोटेस्ट किया, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम आई है? तो ये प्रॉब्लम है ना काफ़ी टाइम से चल रही है। जो भी अभी टीचर्स में मैम लोग थे, सर लोग थे, वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से 2013 में मैम है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर वहाँ से निकले, फिर उसके बाद 2017 में हुआ, उसके बाद 18 में हुआ, फिर अभी पिछले वाले जो एग्ज़ाम था 24 वाले एग्ज़ाम में, उसमें भी कुछ बच्चों का जो रिजल्ट था वो रोक दिया गया था। फिर हमारे एक सर हैं वो गए ट्रिब्यूनल के अंदर, वहाँ से उनको उन बच्चों का नेम आया प्रीलिम्स से, फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एक दिन पहले पता लगा उन बच्चों को एग्ज़ाम के बारे में, फिर उन्होंने अगले दिन एग्ज़ाम दिया। तो इशू बेसिकली मैम एसएससी के साथ क्या है कि एसएससी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। गलतियाँ बहुत अलग अलग लेवल्स पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे ही वो किसी भी कंपनी को एग्ज़ाम कराने का मौका देती है, क्योंकि पहले 2016 से पहले आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट किया। जब ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ तो टीसीएस को एग्ज़ाम दिया गया,
TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो उसको टेंडर दिया गया कि आप एग्ज़ाम दोगे। नो डाउट वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा है। अगर मैं आपके स्टूडियो में आके देखूँ, टेबल है, चेयर है, लाइटिंग है, वीडियो कैमरा है, आप ढंग से बात करते, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर कि मुझे ढंग से सब चीज़ें मिल गई, मुझे किसी चीज़ को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। और उसने अच्छे ढंग से एग्जाम कराया भी, बट उसके नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम थी, वो रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा था। कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ये नहीं पता लग रहा था। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी पूछे जा रहे थे, और कुछ बच्चों के नाम दोबारा से, जो एलिजिबल भी नहीं है, उनकी एज ऊपर हो चुकी है, उनका दोबारा से नाम लिस्ट में आ जा रहा था, वो कैसे आ रहा था पता नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज पे बात करने गए थे टीचर्स। अब इतने छोटे छोटे इश्यूज पे बात करने गए थे, पर एसएससी ने क्या किया, उन्हें थमा दी एडिक्विटी। एडिक्विटी क्या है, टीसीएस के बाद जो नया टेंडर मिला है वो एसएससी ने एडिक्विटी को दिया। अब एडिक्विटी ने क्या कर दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम का लेवल ही खत्म कर दिया है। अभी एक एग्जाम होता है स्टेनो का, स्टेनो एग्जाम में मैथ्स नहीं पूछा जाता, उसमें मैथ्स नहीं आता, उसमें मैथ्स पूछ लिया। अच्छा, रीजनिंग के अंदर भी मैथ्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहां एग्जाम हो रहा है उसके बाहर गाय भैंस खड़ी हुई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम खराब है और ग्लिच कर रहे हैं। चलो ग्लिच कर रहे हैं, बच्चा वो ऑलरेडी, हमारे बच्चे ऑलरेडी इतने वो होते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होके चलते हैं, पर जो कीबोर्ड है वो इशू कर रहा है। क्लिक 10 बार क्लिक करो तो हमारे पास वो चीज़ आ रही है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सुना है, मैंने तो देखा है, मैंने खुद एग्जाम देते हुए फील किया है। ठीक है, प्रोटेस्ट भी किया, प्रोटेस्ट किया, हाँ, तो हमने फील किया ये करते हुए। तो जब ये चीज़ें हो रही है, हम गए थे किसी और चीज़ के लिए, एसएससी से कुछ और मांग करने गए थे कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ठीक कर दो, रिजल्ट को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करो, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, पेपर को थोड़ा सा और बेटर करो, इन बेसिक चीज़ों को लेके गए थे। अब हमें क्या करना पड़ रहा है कि अब ये भी करना पड़ रहा है कि जहाँ एग्जाम हो रहा है भाई वो जगह ठीक कर दो, वहाँ पर कम से कम फैन हो, वहाँ सिस्टम ठीक हो, एग्जाम का पैटर्न जो है उस पर रखो, जो सिलेबस में दिया हुआ है कम से कम उसमें से पूछ लो, उसमें तो कुछ भी पूछ लो। अब एग्जाम के बाहर से, सिलेबस के बाहर से पूछा जा रहा है। दूसरा, अभी एग्जाम में कैंसिल भी हो गया है, सीजल का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया, तो कैंसिल तो नहीं हुआ पर पोस्टपोन हो गया है, बाद में होगा एग्जाम। तो इससे पिछले वाले जो एग्जाम्स हुए हैं, 2 स्टेनोग्राफर का और सिलेक्शन पोस्ट का, सिलेक्शन पोस्ट की वजह से ही सारा हंगामा हुआ। उसमें बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, बच्चों के साथ मारापीटी की गई, तो उसकी वजह से जो टीचर्स थे और जो भी लोग जुड़े हुए हैं एसएससी के साथ या फिर एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के साथ, वो सारे फिर दिल्ली आए भी, और सारे टीचर्स ही आए, किसी बच्चे को नहीं बुलाया गया, और उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब बात रखने की कोशिश की तो उन्हें मारा गया। ये एक अलग बात सुनने को मिली कि उन्हें मारा गया, टीचर्स और स्टूडेंट्स को। अच्छी तो नहीं कहूँगा, मैं तो मजाक सरकास्टिकली कहा, पर ये बहुत ही गलत हुआ। पर उसके बाद जब इतना केस हुआ तो डीओपीटी मिनिस्टर को सुनना पड़ा कि भाई बच्चों का इतना हो रहा है, और वो टीचर्स इतने सालों से लगे हुए हैं इन्हीं के लिए। कुछ 2-3 टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि जो वो बच्चों के लिए लड़ते रहते हैं। तो डीओपीटी मिनिस्टर मिलने के बाद उन्होंने इशू बताया, बच्चों ने, जो टीचर्स गए थे उन्होंने बताया, उसमें तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हुआ है जिससे कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सके। और दूसरा, अभी भी कुछ इशूज़ है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा रहा है वो ठीक होना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं पता कि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो वो किस हिसाब से देंगे, क्योंकि नया वेंडर है एडिक्विटी, तो इश्यूज बहुत सारे हैं, और इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है। एग्जाम में कुछ और पूछा जा रहा है, वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं आता, वो तब भी पूछा जा रहा है, तो ये बहुत डिफरेंट हो रहा है, जो कि इट्स ओके। बच्चा तैयार होता है, स्टडी वाइज बच्चा तैयार रहता है, मेंटली तैयार रहता है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। और बच्चा वहाँ पर एग्जाम देने गया, उसको सिस्टम के साथ भी लड़ना पड़ रहा है, उसको माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ, और जो इन्विजिलेटर है वो खुद ही एग्जाम देने बैठ जा रहा है, थोड़ी देर बाद उसके साथ भी लड़ना पड़ रहा है। कुछ बोलो तो फिर वो मारापीटी करते हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो बच्चा अगर इनके साथ भी लड़ना स्टार्ट करेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा और अपना एग्जाम कैसे क्लियर करेगा? ठीक है, हमारा हिंदुस्तान का बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग है, पर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे बिल्कुल ही बिखेर दो, बिल्कुल ही उसे नीचे कर दो। तो ये इश्यूज है एडीपीटी के साथ, और इसी के रिगार्डिंग बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, और अभी भी वेट कर रहे हैं कि कैसे करते हैं एग्जाम। अभी बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए 28 लाख और 30 लाख के बीच में बच्चों ने फॉर्म भरे हैं एसएससी सीजल के, जो कि इसका एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अभी उसका एग्जाम होना बाकी है, सितंबर में एग्जाम होना है। देखते हैं उसको कैसे करवाते हैं, अगर वो ठीक जाता है तो आई थिंक सब ठीक होगा, बाकी अभी तो कम आसार लग रहे हैं। जब गवर्नमेंट टेंडर देती है किसी भी कंपनी को कि आपके लिए इस एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो क्वेश्चन पेपर्स सेट करने से लेके रिजल्ट आउट करने तक वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिजल्ट आउट तो फिर मैम एसएससी की वेबसाइट पे होता है, और उसकी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है, उसकी खाली कॉन्डक्ट कैसे। हाँ, एग्जाम पैटर्न तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स कौन सेट वही आजकल तो ये हमारे पास ऑलरेडी एसएससी ने लिख के दिया था कि एआई जनरेटेड आएंगे क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अब एआई जनरेटेड कैसे आएंगे?
कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों को लगता है कि कहीं से भी उठा के दे देंगे। क्या होता है कि सैंपल पेपर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर जगह आजकल यूज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा था ये। हमारे में क्या किया गया, पहले बार बताया गया तो बच्चे अजीब से हो गए कि एआई से कैसे बनेगा, हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा ही सैंपल पेपर्स बनाए जाते हैं, 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि ऑलरेडी पहले आ चुके हैं या जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं जो सिलेबस में है, उनमें से फिर एआई सिलेक्ट करता है। अब दिक्कत क्या है कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन सेलेक्ट कुछ और कर लिया जो कि ऑलरेडी इशू था कि कोई शिफ्ट भारी आ रही है, कोई शिफ्ट इजी आ रही है, जो ऑलरेडी टीसीएस का इशू था कि भाई लेवल 10th वाले बच्चे भी उसी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और 12th वाले भी उसी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं और ग्रेजुएशन वाले भी उसी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये वाला इशू ऑलरेडी था, तो एआई इसलिए लेके आया गया कि भाई ऑलरेडी सैंपल पेपर बना देते हैं, 10th वाला लेवल का रहेगा, 12th वाला लेवल का, ग्रेजुएशन वाला क्योंकि अब चल रहा है। अच्छा हुआ एग्जाम जो 10th वाला था उसका वही लेवल आया, 12th वाले का थोड़ा बेटर आया और ग्रेजुएशन वाले का थोड़ा और बेटर आया, क्योंकि हम चाह भी रहे थे। सोचो कोई ग्रेजुएट बच्चा 10th वाले बच्चे की जॉब ले जाए या फिर 12th वाले की जॉब ले जाए, ऐसा चल रहा था ऑलरेडी, पहले हो रहा था। क्योंकि ग्रेजुएशन वाला बच्चा 10th वाली फॉर्म भी भरता है, 12th वाले भी भरता है और अपना तो भरता ही भरता है। तो इसकी वजह से वो सिलेक्ट हो जाता था और जो 10वीं वाला बच्चा था वो रह जाता था, क्योंकि सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, सबके पास वो साधन नहीं होते। तो वहाँ इशू आ रहा था वेडिपिटी के अंदर, यही इशू है। देखते हैं अभी ठीक होता है कि नहीं होता। बाकी एआई के थ्रू अभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं लेवल तो ठीक आ रहा है, लेवल वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो लेवल तो ठीक आ रहा है। आपने मेरे लिए एक नया टॉपिक छेड़ा, एआई। आपने कहा कि एआई जनरेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर्स वगैरह। हाँ, जनरेट नहीं मतलब सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर सेट जो है एआई से होके आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली हो रहा है, ऐसा एसएससी ने बोला है, ऐसा एसएससी ने बोला है। तो ऐसा ही लगता है कि इन फ्यूचर अगर सब कुछ, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं सब चीज़ें एआई की तरफ मूव कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं ना, एम्प्लॉयमेंट जो मैं स्टार्टिंग से मानता हूँ इस चीज़ को, जो स्किलफुल है, चाहे वो नीचे के लेवल पे हो चाहे ऊपर के लेवल पे हो, हमेशा स्किल आपको ओवरटेक कर लेगी किसी भी मशीन को अप टू अ लेवल। बाकी अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे जो फिजिकली हैंडल नहीं हो पाती है या फिर जो मैकेनिकली आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा है, वहाँ तो एआई की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट्स गुड। बट इन हैंड साइड एक और चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए जिनके पास जो स्किल एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस, उनकी कंडीशन क्या है, अभी वो कैसे घर में रह रहे हैं या फिर क्या उनके पास कितना पैसा है, और वो जब जॉब करने जाएंगे जिस जॉब को वो कर सकते थे पहले, उस जॉब को एआई के थ्रू कराया जा रहा है, उनके साथ इशू हो सकता है। और यही गवर्नमेंट का चैलेंज है मैम, कि गवर्नमेंट इस चैलेंज को कैसे उन लोगों तक रोजगार कैसे पहुंचाए जिनके जो जॉब्स है वो एआई छीन सकता है। अभी तो मैम गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, बाकी मुझे लगता है कि नहीं, जो स्किलफुल आदमी है वो हमेशा, क्योंकि स्किलफुल आदमी नहीं एआई बनाया है डेफिनेटली। हाँ, कंप्यूटर है वो। हाँ, तो इससे पहले हमें कहा जाता था, अभी मेरे फादर कहते थे पहले फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज होती थी, अब जैसे जावा आ गई, C++ आ गई, पाइथन आ गई, तो अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो जब फोर्ट्रान आई थी तो तब फ्लॉपी यूज होती थी। मेरे फादर कहते थे कि यार ये कंप्यूटर है, ये जॉब खा जाएगा, क्या नाम, हम जो हाथों से लिखते ना, पन्ने लिखते थे इतने मोटे मोटे, अभी भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ, अगर अपडेशन नहीं होगा फिर तो मैम हम स्टैग्नेंट हो गए, एक जगह रुक गए। अच्छी बात यही है, तो काफी चीज अच्छी कर रहे हैं, आप तो देखते ही होंगे क्या क्या कर रहे हैं आजकल, मोदी जी हाथ मिलाने आए थे एआई के थ्रू तो वो तो अच्छा है, इसको अगर गलत वे में यूज ना किया जाए। जब स्टूडेंट्स केओस फेस करते हैं, एग्जाम मिसमैनेजमेंट है, इतना कुछ है, व्हाट इज द टफेस्ट कॉन्वर्सेशन जो आपने किया है विद एनी ऑफ योर स्टूडेंट्स एज अ मेंटर? टफेस्ट कॉन्वर्सेशन मैंने आई थिंक परसों ही किया है। वैसे तो हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, अगर मैसेज का रिप्लाई ना करो तो ये भी कहते हैं इतना बड़ा आदमी हो गया कि अब रिप्लाई भी नहीं करेगा ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही एक बच्चा था, उसके फादर उसमें हमारे यहाँ शुगर मिल होती है, जैसे यूपी साइड का शुगर मिल होती है, तो शुगर मिल में उसके फादर काम करते हैं, तो उसका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था। तो कुछ टाइम बाद उसकी मदर के साथ कुछ इशू हुआ, और ये है कुछ शायद हमारे अंदर, ये इंडियंस के अंदर के फैमिली ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाती है एक टाइम के बाद। आप 17-18 साल तक सोचते हो कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, अचानक से आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं भी नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, इनके लिए इन्होंने इतना सब कुछ दे दिया, मुझे इनको कुछ ना कुछ वापस देना पड़ेगा। ये हमारी मेंटेलिटी है, आप मानो या ना मानो, इंडियंस के अंदर है ये, थोड़ा हो कम हो ये हो सकता है। तो उस स्टूडेंट ने फिर पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। फॉर्चुनेट इनफ कि जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, 200 रुपये का 1 घंटे का मैं पढ़ाता था पहले इतना, तो वो वहाँ पर मेरे को मिला, तो उसको लगा कि हाँ ये ठीक पढ़ाता है, तो उन्होंने उस समय से बात करने का तो मेरे कॉन्टैक्ट में आ गया। उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो नॉर्मली मेरे शहर में रहता है,
तो जब भी मैं शहर में आता हूँ उनसे बोलता था कि सर आप जब भी आना ना एक बार उनको गन्ने का जूस बनाते हैं ना तो वो कि मेरे पास जरूर आना। तो वहाँ पर काम करता था, अभी भी काम ही करता है वहीं पर ही। तो उसने एग्ज़ाम दिया था ये पिछले साल वाला 2024 वाला, और बहुत पढ़ाई की थी। उसके मॉक टेस्ट भी मैंने ही दिए थे। ठीक है, मैं इस बात को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे पास इतना तो है कि मैं 100-200 रुपये की चीज़ किसी को दे सकता हूँ, बिकॉज आजकल लोग उसके लिए भी सोचते हैं कि किसी के साथ वो भी नहीं होता। तो उस बच्चे ने टेस्ट दिए और मैं जब देखता था अपने ऐप खोल के, उसने टेस्ट दे रखे हैं बहुत सारे। तो टेस्ट दिए, बुक्स उसने अरेंज कर ली खुद से, मैंने उसमें बुक्स में कुछ नहीं किया, उसने खुद से किया। पर वो जब एग्ज़ाम देने गया ना तो उसके बाद ये वाला इशू हुआ कि कीबोर्ड वाला इशू कि सर मेरी टाइपिंग बहुत ख़राब हुई है, और CHSL का एग्ज़ाम था उसका 12वीं के बाद जो होता है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानता नहीं हूँ कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, पक्का उसमें कुछ कमी रही होगी तभी उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। बट सोचो एक बच्चा जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है और उसका वहाँ पर कीबोर्ड का, पहली बात तो उसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो वहाँ जाके लड़े इस चीज़ की आगे। बट अगर वहाँ जाके उसका कीबोर्ड भी ख़राब हो जाए और वहाँ से इशू आ जाए तो जो उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था यार अब तो लगेगी ही नहीं। तो वो तब उसने मेरे को बताया कि फादर भी जॉब नहीं करते अब, क्योंकि वो ड्रिंकिंग इशू कुछ है। ठीक है, तो जितना कम पैसा होता है उतनी ज़्यादा गलत आदतें बढ़ जाती है। ये मैम पता नहीं क्या ही है कि इंसान जितना कम पैसा सोचता है कि डिप्रेशन से ऐसे निकल सकता हूँ मैं, ये तरीका है मेरा निकलने का। हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू की सुसाइड बच्चा कर लेता है या लोग कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा इशू नहीं। बहुत बड़ा इशू ये भी है कि लोग है ना सोचते हैं कि एक छोटा तरीका है इस डिप्रेशन से निकलने का, मैं यहाँ चला जाता हूँ, जो कि वो छोटा तरीका नहीं होता, अपने आप को समझाने का तरीका होता है। बट वो फिर भी इतना सही लड़का है कि उसने फिर से तैयारी करनी स्टार्ट करी है अभी। बट जब मैं उसके पास गया ना तो नॉर्मली हम किसी को आंसू नहीं आते किसी कंडीशन देख के, हम डेली ट्रेन से बस से गाड़ी से चलते हुए देखते हैं लोगों को, गरीब लोगों को। और जब मैंने उसको देखा कि वो सामने बुक लेके बैठा हुआ है और वो पढ़ भी रहा है और वो दूसरी बना रहा है, तो मेरे को हिट किया कि ये अगर वो एग्ज़ाम ठीक ना होता कम से कम ये सिस्टम पे दोष ना देता, ये अपनी कमी देखता कि यार मैं थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। अब वो सोच रहा है कि यार सिस्टम भी खराब था, मेरी तो तैयारी ठीक ही थी। मतलब कि अगर हम क्रस्ट में बात करें तो ये हो सकता है कि पहले अपनी कमी को ढूंढो, दूसरे की बात की है ना, क्योंकि अगर आपने अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आप उस पर काम करोगे। यस मैम। जब आप कमी ही नहीं ढूंढ पाओगे अपने अंदर तो कैसे काम करोगे? दूसरा कभी सिस्टम में भी तो होगी ना, एसएससी के अंदर भी होगी वो कमी। तो जहाँ बच्चा एसएससी ढूंढ नहीं रही ना अपने अंदर कमी, ये बिल्कुल सही है। हाँ, आपकी बात अब सही है कि हाँ अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ रहे, बच्चा यहाँ तक आता है तैयारी करके, कुछ तो आखिरी मौका मांगते हैं। बहुत सारी फीमेल का, लड़कियों का जो मैरिड है जो अनमेरिड है, वो कहते हैं सर हमें मम्मी पापा ने 1 साल दिया। तो ये मुझे रिलेट भी करेंगी लड़कियां जो कहती हैं सर हमें 2 साल मिले हैं, हमें बता दो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम बस वही कर लेंगे, हमें कहीं भागना नहीं है, बस वो कर लेंगे, हमें जल्दी से जॉब चाहिए। बिकॉज वो उस कंडीशन में रहना नहीं चाहती। सोचो जिसको 2 साल मिले और उन्हीं 2 साल में एसएससी ये कर दे, क्योंकि आदमी को अपनी एबिलिटी के बारे में पता रहता है। अब वो ये भी नहीं कि वो चपरासी की नौकरी कर ले, वो ये भी नहीं कि यूपीएससी की नौकरी कर ले, उसको अपनी एबिलिटी के बारे में पता है कि मैं ये वाली जॉब तो क्रैक कर लूंगी या कर लूंगी। और उसी जॉब में उसके साथ धोखा हो जाए तो इशू है थोड़ा सा। जैसे अभी स्टूडेंट को लगे कि सिस्टम गलत था, पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत था, स्टूडेंट की गलती नहीं थी, बट समहाउ स्टूडेंट की भी कहीं गलती है एंड सिस्टम की भी गलती है। हाउ डू यू इंटरप्रेट कि किसकी कहाँ गलती रही होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो स्टूडेंट्स करते हैं मैम, पहली बात तो स्टूडेंट्स को मेरा जो पहला मानना था, अब तक 2019 तक मेरा ये मानना था कि स्टूडेंट्स को ये फालतू की वीडियोज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू के टीचर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब के सब टीआरपी के लिए करते हैं। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों की कमी है कि किसी भी टीचर्स को अपना भगवान मान लेते हैं और फिर उसी के पीछे पड़े रहते हैं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने घर की कंडीशन देखें। बट जैसे जैसे ना एसएससी या फिर किसी भी सिस्टम के, जैसे एडीपीटी ने पहले एमपी में भी एग्जाम करवाए जिसने टेंडर लिया, वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड है। ये कंपनी जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम करा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एग्जाम नहीं कराने चाहिए थे, पर एसएससी ने से टेंडर दिया। क्यों? कि आधे प्राइस, जितने प्राइस में टीसीएस एक बच्चे का पैसे लेती थी, उसके आधे प्राइस में एडीपीटी मिल गई है। तो इससे ब्लैकलिस्ट किसने किया था? कंपनी ने किस? इन्होंने स्टेट्स में एग्जाम करवाए, जैसे एमपी में एग्जाम करवाए, वहाँ पर इसके ऑलरेडी इशू चल रहे थे। इस एग्जाम ढंग से नहीं कराया, उसमें चीटिंग हुई, वो लीक हो गया पेपर। ठीक है, तो ये इशूज थे इसके साथ। तो जब ऐसे इशू होते हैं तो गवर्नमेंट उसको, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है कि भाई इससे एग्जाम नहीं कराने, ये गलत कर रही है और इसके बस की नहीं है एग्जाम कराना। ठीक है, बिकॉज ये बच्चों के भविष्य की बात है। तो ब्लैक लिस्टेड थी, बट चूंकि टेंडर डाला था एसएससी ने, तो उसने टेंडर में अपना नाम डाला और वहाँ पर इसका प्राइस कम था।
अब एसएससी कई चीज़ें देखती है कि हम कैसे, सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे, पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती टीचर्स के लिए, तो एडिक्विटी पक्का, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड कर रही होगी, वो कुछ और भी चीज़ प्रोवाइड कर रही होगी, इवेल्यूशन में शायद वो हेल्प कर रही हो, क्वेश्चंस मेकिंग में और बेटर हेल्प कर रही हो, तो एसएससी ने फिर इसको सेलेक्ट किया। पर एसएससी को ये जरूर देखना चाहिए था कि, क्योंकि एसएससी चेयरमैन सर ने कहा है कि हमने कुछ बेटर देखा एडिक्विटी के अंदर, तभी हमने इसको लिया है, बट मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ बेटर है, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है उसमें क्या बेटर होगा। ये मेरा क्वेश्चन था कि जब अगर स्टेट गवर्नमेंट से ब्लैक लिस्ट कर दी गया एक कंपनी को, और जब एसएससी का एग्जाम होता है तो ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है, एसएससी है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ब्लैक लिस्ट किया और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया, तो बहुत बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही आ गया। तो उसको एक ब्लैक लिस्ट जब किया गया है तो ये तो हमारी लॉ के अकॉर्डिंग ही किया गया ना, कि इस बंदे ने पर्सन ने सही से हमें प्रोवाइड नहीं की फैसिलिटीज, जिस वजह से वो ब्लैक लिस्ट हुई। तो फिर सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो प्रॉब्लम तो यहीं पे हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की आती है। ये जो पहला भी मैंने क्वेश्चन किया था कि गलती किसमें, बच्चों में या सिस्टम में, तो जब जैसे ये चीज़ हुई ना, बच्चों ने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दी, जो भी यूट्यूब पे हैं या फिर जो नहीं भी हैं, कि यार ऐसी कंपनी एग्जाम करा रही है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो क्या होता है, पहले क्या होता था अब तक 2024 तक, कि हम सिर्फ ये दिमाग में रखते थे कि यार नॉमिनेशन की इशू है, एग्जाम लेवल का इशू है, पढ़ाई तो हम करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम निकाल देंगे। तो वहाँ पर बच्चे के माइंड में ये नहीं था कि हमारे अंदर कमी है, उसके अंदर कमी है, वहाँ तो वो बच्चा पढ़ रहा था और पढ़ते हुए उसको देख लेंगे। पर अभी ये ना, एग्जाम देने से पहले बच्चे के माइंड में क्या आ गया कि वो ऐसी कंपनी को एग्जाम दे दिया है कि पता नहीं क्या ही करेगी। ठीक है, अब चाहे उस बच्चे के अंदर कमी हो, चाहे वो उसके एलिजिबल हो या ना हो, चाहे वो उसने पढ़ा हो या ना हो, चाहे उसका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, उससे पहले जब बच्चे के माइंड में आ गया कि पता नहीं क्या करेगा यार। और अगर आप उठा के देख लो वीडियोस एडिक्विटी के ऊपर, हर जगह इसकी एग्जाम से पहले ही, इसके टेंडर से पहले इसकी बुराई चलती थी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद भी इसको दिया गया। कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एसएससी को सोचना चाहिए कि क्यों दे रहे हैं। उसके बाद देखो, आप कभी भी ना, आप पढ़ने भी जाते हो तो ऐसे टीचर से पढ़ने जाते हो जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसके या तो बच्चे सिलेक्टेड हों या फिर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हों। सिमिलरली एसएससी को भी एज अ पेरेंट सोचना चाहिए था कि भाई, पेरेंट कंपनी कि भाई जिन बच्चों को हम दे रहे हैं, बच्चों को एग्जाम कराने के लिए, वो कंपनी कैसी है, पहले तो वहीं फॉल्ट हो गया। दूसरा, अब बच्चे नहीं उतरेंगे, अगर ग्राउंड पे बच्चे नहीं आएंगे तो फिर गवर्नमेंट आजकल बिना बोले बच्चों की सड़क पे आए, आजकल कोई सुनता ही नहीं है, तो सुनाई नहीं हो रही है। तो बच्चे सड़क पे आए तो एकदम सुनवाई होगी। जो रिजल्ट एक साल से पेंडिंग पड़ा था एसएससी पे होगा, एकदम निकल गया। जो इशू था एसएससी के एग्जाम का कि ये गलत कर रही है, एडिक्विटी ने क्यों ले लिया, अब दोबारा से एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो आपको जमीन पे उतरना पड़ा, बच्चों को उतरना पड़ा, तो ये बच्चों की अच्छी बात है। अभी इस साल तो मैं कमी नहीं बताऊंगा बच्चों की, इस साल सिस्टम की कमी है, इस साल तो प्रॉपर सिस्टम की कमी है। तो सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो जो कि सही होना चाहिए, बिकॉज आप मानो या न मानो, जैसे आप फादर से सोचते हो कि हमें कमा के ला के देगा, ऐसे हम अपनी गवर्नमेंट सोचते हैं या फिर ऐसे सोचते हैं कि ये हमें एक सही तरीके से एग्जाम करवाएगी। हमें इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देना काम तो फिर गवर्नमेंट का ही। अगर हम एसएससी को व्यू में ना रखें एंड स्टिल अ स्टूडेंट फील्स कि सिस्टम इज एट फॉल्ट एंड वो गिव अप करने का सोच रहा है कि सिस्टम ही खराब है तो अब मैं क्या करूं, हाउ डू यू स्टॉप देम फ्रॉम गिविंग अप? फिर मैं मैम एग्जाम्पल दूंगा अपना ही, क्योंकि मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया 16 में, तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। और ऐसा नहीं, मैंने मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो 16 में पेपर बिल्कुल डिफरेंट आया, फिर 17 में इशू हुए, सिस्टम का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, सिस्टम ने एग्ज़ाम में प्रॉब्लम करी, किसी जगह पर पेपर लीक हुआ, 18 में सेम हुआ, 24 में कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर रहे हैं, फिर बाद में क्लियर किया। तो सिस्टम में कमियाँ तो पहले चलती आ रही हैं, तो बच्चे फिर भी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ना, बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो इसका मतलब जो पढ़ने वाले वही एग्ज़ाम क्लियर करते होंगे और उनके पास सबूत भी है। उनके ऐसे नहीं कि मॉक्स में पहले कुछ और मार्क्स आ रहे थे, बाद में कुछ और आ रहे हैं, उनके अच्छे ही मार्क्स आ रहे थे। दैट मीन्स सिस्टम खराब हो सकता है, पर सिस्टम खराब होने के बाद भी आप अपनी तरफ से मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते। और अगर मेहनत करना छोड़े तो करोगे क्या भाई? आप गवर्नमेंट जॉब में आए क्यों? क्योंकि आपको पता था आप दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते, आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता था कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो अगर आप दूसरी चीज़ ही करना चाहते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में आए क्यों? और अगर आप इतना लो फील करते हो तो भी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बिना लड़े तो भैया नहीं मिलेगा कुछ भी। इवन आप जब डेली जॉब पे जाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, फिर भी आप उनको कट करके अपना पूरा ऑफिस में टाइम बिताते हो। तो हर टाइम की बात है, कहीं सिस्टम होता है, कहीं कोई पर्सन होता है। तो अगर आप सोचोगे कि भैया सिस्टम में खराबी है और मैं गिव अप कर देता हूँ, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, ऐसा हो कि सिस्टम से गिव अप करके आप कुछ और बेहतर कर रहे हो तो बात अलग है, कुछ बेहतर भी तो नहीं कर रहे हो ना। तो जब आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं,
तो भाई इसी में लगे रहना पड़ेगा और सिस्टम 19-20 चलता रहेगा। आप 19-20 हुए तो दिक्कत होगी। अगर आप आज कर रहे हो कम पढ़ाई कर रहे हो, कल ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। आप डेली मम्मी पापा को, एक टाइम होता है आप मम्मी पापा को बोलते हो कि मुझे ये नहीं दिला के दिया, मुझे ये नहीं किया, आप उनमें कमी ढूंढते हो। जब आप बाहर निकलते हो तो अपने दोस्तों में कमी ढूंढते हो, वो मेरे से बेहतर है, मुझसे कम है। जब आप एग्जाम देने आते हो तो आप सिस्टम में कमी ढूंढते हो कि वो मेरे से वो ऐसे करवा रहा है। आप ये नहीं देखते कि आप कितना पर डे कितना दे रहे हो उस चीज़ को। आप एफर्ट दोगे, आज नहीं तो कल होगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, जहाँ काफ़ी टाइम बाद एग्जाम क्लियर हुआ। तो काफ़ी टाइम बाद एग्जाम क्लियर हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी थी। और मेरे पिताजी कहते हैं कि जब भी एग्जाम ना क्लियर हो या कम मार्क्स आए, सबसे पहले ये सोच तूने कितना दिया था। अगर तूने 100% नहीं दिया तो तेरे लिए है ही नहीं जॉब। अगर 100% दिया था तो तू शौक बना सकता है उसके लिए कि भाई नहीं हुआ एग्जाम क्लियर। अपना ही तुमने वही नहीं किया, काम ही नहीं किया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। जो आपका रिजल्ट आएगा उससे पता लग जाएगा कि आपने मेहनत की नहीं की। कितनी बार सिस्टम आपको पीछे कर देगा, एक बार पक्काओगे। और ये कंसिस्टेंसी करती है, अगेन कंसिस्टेंसी करती है, और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ये वही बात है ना, गलत अभ्यास जन्म तो हो से हाँ। तो अगर आप करते रहोगे अभ्यास तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर अच्छे मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। और यहाँ पर किसी और देश का या फिर किसी और चीज़ का आप एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जहाँ पर आप सीख सकते हो कि ऐसे लड़के जीतना है। हमारे देश में लड़के ही जीता जाता है, हर चीज़ लड़के जीती हुई है। कोई भी चीज़ हम लड़के जीतते हैं, तो इससे बेटर क्या होता है। और अलग सेटिस्फेक्शन आएगा जब इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी आप लड़के जीत जाओगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप कुछ अलग चीज़ें बताओगे फिर लोगों को, आप अलग दिखोगे भी लोगों को, ये फिर चीज़ भी आ जाती है। अगर एग्ज़ाम्स हमारे पेशेंस और रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं एज मच एज नॉलेज, तो क्या एसएससी ऑफिसर्स को प्रिपेयर कर रही है या सर्वाइवर्स को? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं वो पेशेंट रख के ही आते हैं। मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे सर हैं और मैंने उनसे छुट्टी मांगी। दो टाइप के लोग होते हैं छुट्टी मांगने जाते हैं, ठीक है। एक होता है कि छुट्टी मांगी और उससे पहले मैंने 1 महीने काम किया, तो 1 महीने लगातार काम किया, छुट्टी भी मैंने नहीं मांगी, सैटरडे संडे भी काम किया, जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और फिर सर से छुट्टी मांगने का नहीं यार छुट्टी नहीं दे सकता मैं, बिल्कुल गलत बात है, आपको काम करना पड़ेगा, अभी छुट्टी नहीं दे सकती। फिर तू एक कभी घर जाने के लिए दिवाली में मांगेगा छुट्टी। एक इंसान होता है कहेगा कि सर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मैं आगे से काम नहीं करूँगा सर, मैं आऊँगा मंडे टू फ्राइडे 10 बजे आऊँगा, 8 बजे चला जाऊँगा, 6 बजे चला जाऊँगा। दूसरा होगा ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आगे से छुट्टी ध्यान से लूँ और काम करूँगा सर, कोई इशू नहीं है। उनको उल्टा जवाब ना दे। तो दूसरा आदमी पेशेंटली सुनता रहा और पहले वाले ने जवाब दिया, पहले वाले को छुट्टी नहीं मिली, दूसरे वाले को छुट्टी मिल गई। तो क्या होता है ना कि सर्वाइवर वही हो सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, और जब टाइम आएगा तो वही ऑफिसर ये भी बताएगा दूसरों को कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये काफ़ी इफेक्टिव बच्चा है, इसे पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, जो कि आज की जनरेशन को थोड़ा सा इशू होता है। वो जल्दी से अपने हक की बात करने लगती है। हर जगह आप हक नहीं दिखा सकते ना। आपने 10 दिन काम किया भी बताने लग जाओगे मैं 10 दिन काम किया, तो 10 दिन और काम कर। तो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा हर चीज़ पहली बारी में नहीं मिलती। तो पेशेंस जो है आजकल सफलता की कुंजी है। पेशेंस नहीं है तो आप नहीं, पेशेंस नहीं। शिशुपाल में पेशेंस नहीं था तो श्री कृष्ण जी ने उसे मारा। सो तब भी दिए गए थे ना कि अगर 100 अपराधों तक मैं तेरे को माफ करूंगा, वो पेशेंस नहीं छोड़ दिया उसे। तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो फिर ना तो आपके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आएंगे, नहीं आप आगे कहीं सफल हो पाओगे। इसका ये नहीं कि दब जाओ, पर कहाँ क्या काम करना है वो जरूरी है। अगर आपका अभी समय पढ़ाई का चल रहा है तो अभी आपको चुपचाप सर नीचे करके पढ़ाई करनी है, वो पेशेंस है। और वो पेशेंस अगर नहीं आएगा तो मैम जल्दी से बिगड़ भी जाते हो। फिर आप सोचते हो कि मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि जमाने में इतना सब कुछ चल रहा है ना। कोई गाड़ी में घूम रहा है आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, आपको यूट्यूब वीडियोस में दिख रहा है, और आप सोचते हो जल्दी से मुझे मिल जाए। वो जल्दी से नहीं मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या तो उसके घर वालों के पास होगा या तो उसने मेहनत की होगी। तो आपको अगर वहाँ जाना है तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर वालों के पास है, उससे कहते हैं ना कि पेरेंटल चीज मिली है, तो उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं होती है। आप कहीं भी लगा के देखना, बहुत कम चांसेस मिलेंगे। जिसने खुद अर्न किया होता है ना, उसको उस चीज की वैल्यू बहुत पता होती है। अभी सही कह रहे हो आप, है ना। तो उस चीज की वैल्यू बहुत पता होती है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें हमारे, तो वो कहते थे कि ये लोग पैसे उड़ाते हैं। आजकल की जनरेशन में हम कहते हैं हमारे बच्चे पैसे उड़ाते हैं। क्योंकि जब आप खुद अर्न करते हो तो आप उसकी वैल्यू को समझते हो।
Yes, ma'am. अदरवाइज आप वैल्यू नहीं समझते हो। तो पेरेंटल के थ्रू जिनको मिलता है तो डेफिनेटली उनको तो कम से कम ये होता है, कम से कम उसको मेंटेन तो करें। बाकी मैम अभी जैसे आपने बताया, अभी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, वो ऑलरेडी फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब फैमिली से आते हैं नॉर्मली। क्योंकि जो बच्चा थोड़ा पेरेंटली ठीक है या फिर उसके घर में सब कुछ आर्थिक व्यवस्था ठीक है, तो बच्चा या तो स्टार्टअप में जाता है या उन्हीं के बिजनेस में। ऐसा नहीं कि उनको मेहनत नहीं लगती, वो अपना फिर से किसी फादर ने कोई चीज़ बनाई है उसको फिर से उसी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बहुत बड़ी बात है। लोग मेंटेन भी नहीं कर पाते। एक जगह पर पहुंचने का मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आदमी मेहनत करते 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 पहुंच हो जाता है, अब उसे वहाँ मेंटेन नहीं करेगा तो रुक जाएगा। तो बच्चा वहाँ भी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत लग रही है, पर जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ जिसके पास है ही नहीं तो वहाँ पर तो मैम मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपकी पहली सैलरी आती है, जैसे मेरी पहली सैलरी आई, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पहली सैलरी से पहले इतना पैसा मम्मी को दूंगा, इतना पैसा पापा को दूंगा, इससे गुड़िया के लिए छोटी बैंक ले लूँगा, फैमिली में ऐसे ऐसे करूँगा। अब पैसा इतना है नहीं वो आप 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार को ना दोगे सबको, ठीक है, और अपने लिए भी खर्च करना है। तो उस चीज़ की कीमत आपको वहाँ से पता। सोचो आप पहली सैलरी में ही सब कुछ सोच रहे हो, और आपकी शादी हो जाए, आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब भी आप अपने मम्मी पापा के लिए सोच सकते। लड़की के साथ ये प्रॉब्लम है, लड़की के साथ क्या, लड़की के साथ भी अगर वो कमा रहे हैं तो वो सिर्फ अपने साथ वाले के साथ नहीं सोचते भी है कि भाई मेरे माता पिता हैं, उनको मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये वही सोचेगा जिसके पास पैसा उसने खुद कमाया। वो अपनी उस 20,000 की जॉब में से भी सोचेगा कि 10,000 यहाँ दे देता हूँ, अपने पास कम सोचेगा, अपने लिए कम सोचेगा। तो ये तो होता है। फर्स्ट सैलरी की वैल्यू क्या समझ, फर्स्ट सैलरी, हाँ, वो वही जानता है इसकी आई हो, और जो हर बार आ रही है और सैलरी, वो तब भी सोच रहा है कि ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। तो आप रियलिटी है, जिसने खुद कमाया हो पैसा, तो उसकी तो बात है ना। और चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा हो, चाहे 2 करोड़ कमा रहा हो, चाहे 10,000 कमा रहा हो। ऐसा कहते हैं that people learn from their mistakes. अगर हम एसएससी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखें, बहुत गलतियां की हैं उसने आज तक। डू यू थिंक उनकी मिस्टेक्स से आगे जाके उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा? यस मैम, होगा। उसके 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो जनरेशन है अभी, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर सोशल मीडिया नहीं भी होता, मान लीजिए सोशल मीडिया ना होता, तो शायद इतने जागरूक ना हो पाते बच्चे। टीचर्स अपनी बात कैसे रख पाते लोगों तक, तब आपको शहर शहर जाना पड़ता, बताना पड़ता। अभी टीचर्स ने यूट्यूब से बोला कि ये सिस्टम में गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मैं बैठा हूँ हरियाणा में, गलती हुई है बिहार में बच्चों के साथ, तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि तेरे साथ भी हो सकता है? तो ये बच्चों ने ही बताया, या फिर बच्चों के थ्रू टीचर्स ने फिर आगे बताया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा डिजिटली अवेक है, और अगर डिजिटली अवेक है तो सिर्फ बच्चा ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट बच्चों को उनका वोटर नहीं मानती, कम से कम पेरेंट्स को तो मानती है, ठीक है। तो बच्चा 18+ उनके भी वोट नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के माइंड में ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों को वोटर ना मानती हो, क्योंकि पक्के वोटर तो एक मैच्योर जनरेशन ही है, जो ऑलरेडी एक एज के पार कर सके, उसी का एक थॉट प्रोसेस वही देने भी जाती है वो। तो अगर इतनी प्रोवोक करने के बाद भी गवर्नमेंट को अगर वो चेंज नहीं होती, तो फिर गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी। उनका तो 5 साल का टाइम है। हाँ, तो गवर्नमेंट ही चेंज होगी। तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी चेंज होगी, एसएससी बिल्कुल चेंज होगी। और इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने अभी देखा है, कि जो अभी मैं आपको बता भी रहा था कि सीरियल का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, और जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, उन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देने के लिए एसएससी ने बोला है। तो इसका मतलब एसएससी चेंज हुई, गलती मानी तभी ये चीज़ें कर रही है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज बच्चों ने कहा है, बच्चे इसके लिए लड़े हैं, टीचर्स के लिए लड़े हैं, तो चेंज होगी एसएससी बिल्कुल। गवर्नमेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया है दैट गवर्नमेंट जॉब इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, ऑब्वियसली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में, कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड ले लो, कोई भी कंट्री आपको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं करती। 2-3 एशियन कंट्रीज को छोड़ दीजिए, बाहर भी होते पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। अब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब एक इसलिए ज़रूरी है कि हम एक है ना डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। तो डेवलपिंग नेशन में क्या जरूरत पड़ती है कि आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन लोगों की जरूरत पड़ती है जो उसको बनाने में हेल्प करेंगे, और उसको बनाने के लिए पॉलिसीज होती हैं। उन पॉलिसीज को कौन टेक केयर करेगा? एक सरकारी कर्मचारी वहाँ तक पहुँचाता है, जन जन तक पहुँचाता है। अब जब इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो इंडस्ट्रीज में अभी बता भी रहा था मैं, कोई इंडस्ट्रीज बनती है तो उसमें जीएसटी के लिए, जैसे आपने कोई कंपनी बनाई तो उसके लिए जीएसटी में आपको जो भी होता है आपका वो करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद आपके पास पैसा आता है तो उस पर ध्यान रखती है इनकम टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑडिट करने वाले डिपार्टमेंट की भी ऑडिट करने वाले रहते हैं, ऑडिटर्स। तो जब आप किसी इंडस्ट्री को खड़ा करोगे, जो कि गवर्नमेंट कहती है हमारी कि हम है ना अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और विकसित भारत करेंगे, विकसित भारत बन रहा है अब, जब आप
सड़कें बनाओगे, इंडस्ट्रीज लेकर आओगे, तो उनकी देखभाल करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए आप एक सिस्टम भी तो लेके आओगे। उस सिस्टम के अंदर कर्मचारी होंगे, तो कर्मचारी कौन से होंगे? गवर्नमेंट के ही होंगे। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे तो साथ साथ गवर्नमेंट सरकार की जो जॉब्स है वो भी बढ़ेंगी। तो अगर गवर्नमेंट अगर कहती भी है, जो कि कहा है कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है सरकारी जॉब्स, प्रायोरिटी ना हो और फिर भी सरकारी जॉब्स बढ़ती जाएंगी, फिर हर साल आती हैं। किसी साल ऐसा भी हुआ है कि एसएससी की सीजीएल की जॉब्स 8,000 7,000 भी आई है, और अब 2022 में उसकी 31 या 39,000 आई थी, अब 18,000 आई। 14 क्यों आ रही थी वैकेंसीज एसएससी के अंदर? हर साल कैसे आती है वैकेंसीज? क्योंकि भैया लोग की कमी है। तो आप वो तो अगर कहें भी तो भी उन्हें जॉब तो देनी पड़ेगी। लोग तो चाहिए ना उन्हें। अगर उन्हें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनका मन भी नहीं है, जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर पर्सन का मन नहीं है, क्या कर सकता है? उसको तो डराना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप एक लॉन्ग टर्म तक बंदे को नहीं रख सकते। इसलिए एक गवर्नमेंट सेक्टर का बंदा चाहिए जिसका एक एक्सपीरियंस हो जाए। किसी कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर वो प्राइवेट में है, तो स्विच कर सकता है, एक दूसरी कंपनी में चला जाता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। सोचो, एक बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है एज इंस्पेक्टर, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, वो आईटी बनने वाला, उसने सोचा कि नहीं और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मैं कहीं और स्विच करता हूँ। तो आप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो, गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। आपके एक्सपीरियंस का आप ही के डिपार्टमेंट को यूज करना है। तो गवर्नमेंट तो भैया जॉब नहीं, इसमें आप कोई कहे भी फिर भी नीड है, प्रायोरिटी है या नहीं है, लेकिन नीड है। जो प्रोटेस्ट्स हुए थे अभी एसएससी के, उसमें पुलिस एक्शन, लाठीचार्ज, इन सब की वजह से स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट का जो गैप है वो वाइडन हो गया है। इज दैट ट्रू? डू यू थिंक दैट इज ट्रू? एंड यस, मुझे मेरे हिसाब से कि क्या होता है कि कभी कभी है ना, आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो कि हमारे पेरेंट्स ने, हमने इस गवर्नमेंट को लेके आए हैं, कि बच्चा हर चीज़ ये सोचता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, एग्जाम करा रही है तो गवर्नमेंट कर रही है, सड़क बना रही है तो गवर्नमेंट कर रही है, वो हर चीज़ गवर्नमेंट से जोड़ता है, जो कि काफ़ी ऐसा गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट ही आगे कॉन्ट्रैक्ट देती है, गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट के आगे जो भी काम हो रहा है उनसे बस ये देती है कि भाई तुम्हारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो बच्चों का जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो हमारा माइंडसेट है, अभी 2014 के बाद से तो ऐसा है कि माइंडसेट है कि हमारी सरकार हमारे लिए ये चीज़ें कर रही है, चाहे हमारी जो स्टेट की सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है, हमारे दिमाग में रहता है कि सेंट्रल सरकार ने किया है। ठीक है, जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है। तो जब बच्चा किसी एग्जाम में इशू आता है, सिस्टम में इशू आता है, तो वो बच्चा क्वेश्चन भी गवर्नमेंट से पूछेगा ना। 2 सिनेरियो है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं मिला, दूसरा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसको जवाब मिला पर डंडे मार के मिला। तो अगर बच्चों को जवाब ना मिले तो बच्चा लड़ सकता है कि यार कोई बात नहीं, फिर से जाएंगे, एक बार फिर इकट्ठे होंगे, शायद इस बार हमने ढंग से अपनी बात नहीं रखी और गवर्नमेंट ऐसे सबकी आवाज़ सुनने लग जाएगी, तो पता नहीं कितने लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। ये भी रियलिटी है ना, ये भी गवर्नमेंट को ये भी तो देखना है ना कि जो लोग हमसे मांग लेकर आए हैं, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको खुद से पता होना चाहिए कि ये इशू आ रहा है, बट चलो ठीक है, अगर सड़क पे आने के बाद भी उन्हें पता लग रहा है तो वहाँ पर आके उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर किसी बच्चे पे हाथ उठाएगा, क्योंकि वो भी इसी एग्जाम के थ्रू गया। कमाल की बात है, एसएससी के थ्रू ही वो लोग आए जिन्होंने डंडे मारे। दिल्ली पुलिस की जॉब्स होती हैं, हेड कांस्टेबल की, ड्राइवर की या सब इंस्पेक्टर की, वो भी एसएससी के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम देके ही आते हैं, और उन्हीं टीचर्स को, उन्हीं बच्चों को मार रहे हैं जो अब तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी तैयारी करवा चुके हैं। अब उनको भी किसी ने बताया होगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इन्हें पीछे हटाइए, अब जो भी आपको करना पड़े। अब वो जो डंडे लगे वो गलत लगे, उससे क्या हुआ है, बच्चों को लगा है कि ये लोग सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे इशू क्या है। और ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ लोग जा रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जा रहे हैं, और पढ़ा लिखा बच्चा कभी घर से नहीं उठता। आप अगर आज की बात कभी जाओगे तो आपकी मदर क्या कहेगी, बेटा वहां नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, घर पे रहो। कोई बच्चा उठ के जा रहा है, दिल्ली आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, बच्चा अगर वहाँ पर खड़ा हुआ है और टीचर से खड़ा हुआ है, और टीचर का भी कुछ ऐसा नहीं कुछ मिल जाएगा टीचर्स को, कुछ अलग से तो ऑलरेडी उनके अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा पैसा आ रहा है, तो अगर वहाँ खड़े होकर उन्हें डंडे पड़ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पूरा सिस्टम को जाता है, एसएससी को जाता है कि उनको ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। अब बच्चों को लगता है कि हम जाएंगे, और पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार हम जाएंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा, तो ट्रस्ट तो टूट गया बच्चों का। बाकी ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, एग्जाम सही होंगे, बच्चों का सीधे सिलेक्शन होगा, शायद तक थोड़ा बहुत ट्रस्ट बने, बट अभी तो बच्चों को यही लगता है कि एसएससी ने गड़बड़ करी। तो डू यू बिलीव कि जो एजुकेशन जैसे हमारी इवॉल्व कर रही है, इज इट गोइंग द राइट वे, या फिर अभी भी हम 90s के पैटर्न में ही स्टक है? क्योंकि 90s का पैटर्न वोंट वर्क है, कंपटीशन इज मच मोर। देखो, अभी जो मेरे फादर ने बुक्स पढ़ी थी वो सेम बुक्स मैंने भी पढ़ी है, वही सेम बुक्स आप भी, सेम आपके साथ भी।
चेंज तो कुछ नहीं, वहाँ भी 5334 करके ना गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है। जो पहले 86 अमेंडमेंट हुआ था एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो दोबारा से चेंज हुआ है, अलग से एजुकेशन अमेंडमेंट हुआ है। बट क्या है ना कि जो किताबें हैं, जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो सेम ही है। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट चेंज कर रही है, कुछ चीज़ें हटा के नई चीज़ें लेके आ रही है। बट क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है ना, उसको चेंज करने के लिए ना एक फुल प्रूफ ये चीज़ होता है कि हम इसे चेंज क्यों कर रहे हैं। क्या ये गड़बड़ थी? क्या ये हमें ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग नहीं दे रही थी? क्या ये हमें अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं दे रही थी? क्या हमारे जो सरकार को या फिर हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारे देश को चलाने वाले लोग नहीं दे रही थी? दे रही थी। तो एजुकेशन जो पॉलिसी थी पहले वाली, वो भी ठीक थी और अभी भी ठीक है। अपडेशन क्या होना चाहिए कि जो बच्चे आजकल कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं, जैसे रीजनिंग है, हम रीजनिंग एग्जाम में तो जाके देते हैं, तो रीजनिंग हम है ना स्कूल में नहीं सीखते, हम व्यवहारिक जीवन में सीखते हैं। ठीक है, इतना नॉर्थ जाओ, इतना साउथ जाओ, ये तुम्हारी बुआ के चाचा का लड़का है, तो ये आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स है, ये हम कहाँ सीख रहे हैं? तो रीजनिंग। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर हम एग्जाम जो स्कूल में इंग्लिश ग्रामर और हम कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, एरर स्पॉटिंग नहीं सीखते। बस टेंस पढ़ा दिया जाता है, नॉन पढ़ा दिया जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ वो नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्विचिंग है, तो उसे ट्विच चाहिए, हल्का सा थोड़ा चेंज चाहिए टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में। क्या होता है ना, सारी चीज़ें अगर आप सिस्टम पे डाल दोगे, अब कुछ चीज़ें टीचर की जिम्मेदारी है ना कि वो अपनी जनरेशन को, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसको तैयार करे कि बेटा देखो ये सिलेबस है, पढ़ना तुम्हें ये है, पर तुम इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हो कि तुम्हारे वहाँ काम आएगा, ये तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा, ये तुम्हारे वहाँ भी काम आएगा, पर हम सेम ही टॉपिक रहे। पर आप हर चीज़ को ये सोचोगे कि आप गवर्नमेंट जल्दी से एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, जबकि लोग कहते हैं कि हमने तब भी वही पढ़ा था, अभी भी वही चल रहा है, ये तो गलत है, चेंज करना चाहिए। तो पढ़ाई कैसे चेंज कर दोगे? 2+2 4 कैसे चेंज कर दोगे? मुगल्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उसके बाद हमने कैसे उससे ऊपर आए, जानना जरूरी है ना। ये तो हमारी जीत की कहानी है ना कि हम कैसे जीते। अगर हम बच्चों को यही नहीं बताएंगे तो फिर अब इसमें क्या चेंज करोगे? हिस्ट्री तो नहीं बदल सकते, हिस्ट्री नहीं बदल सकते, आप मैथ नहीं बदल सकते, आप फिजिक्स नहीं बदल सकते, आप केमिस्ट्री नहीं बदल सकते। जो नया आ रहा है वो डलता है उसके अंदर, जो नया भी वो क्या इन्वेंशन हो रहा है, डिस्कवरी हो रही है, आप डालते हो, इसमें थोड़ा चेंज कर दो कि हाँ इस क्लास के बच्चों को ये पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कहीं कि 6 क्लास का बच्चा चाइना में कैपेसिटर बना दे रहा है, पंखे में लगता है, अलग अलग मशीन में लगता है कैपेसिटर, और हमारे यहाँ का बच्चा 6 क्लास का बच्चा ABCD भी सीखने में दिक्कत हो रही है उसे। ठीक है, ये चीज चेंज करनी है कि बच्चे का सिलेबस पैटर्न के बच्चे को कहाँ तक, किस क्लास में कहाँ तक क्या पढ़ाना है, और उसे एबल बनाना है कि वो क्वेश्चनिंग कर सके, रीजनिंग कर सके टीचर से कि सर हमें तो ये पता है, ये पता है। और इसमें काम कर रहा है ना हमारा सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया में हमारे पास एजुकेटर्स आ रहे हैं या फिर जो टीचर्स हैं, जो उसके सोर्सेज हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा वहाँ से भी कुछ पढ़े। पहले तो घर जाना पड़ता था ना होम ट्यूशन के लिए, या फिर हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। मेरे टाइम में बच्चे जाते थे किसी एक टीचर के पास, मोहल्ले में कोई एक टीचर होता था या फिर आसपास शहर में, उसके पास जाते थे। अब नहीं जाते, अब यूट्यूब पे पता लग जाता है कि ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा भी नहीं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं हो रही तो हम नहीं चेंज हो रहे, तो फिर गलत हो गया ना। चेंज करने के लिए आपके पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया, आप नहीं चेंज होना चाह रहे, फिर अगर आपको बेहतर होना है तो आपको तो कदम उठाना पड़ेगा ना। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। हाँ, जरूरी है। जैसे अभी हम सारी एग्जाम्स के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड कीजिए कि आफ्टर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर 10th वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से एग्जाम दे सकता है, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। देखो मैम, अगर मैं पर्टिकुलर SSC की बात करता हूँ, मैं बैंक का भी बताऊँगा, पर मैं SSC की बात करता हूँ, तो SSC डिफरेंट एग्जाम्स कराती है। जैसे कि अगर मैं 10th बेसिस की बात करूँ तो जो हमारे पास होते हैं, GD का एग्जाम होता है, कांस्टेबल का होता है, जैसे CISF, CRPF, ITBP, SSB, इनके अंदर जो बच्चे कांस्टेबल जाते हैं, ठीक है, वो GD के थ्रू जाते हैं। और MTS का एग्जाम होता है, मल्टी टास्क सर्विसिंग होती है, ये भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बच्चे जाते हैं। ये सबसे नीचे वाली पोस्ट रहती है और गवर्नमेंट जॉब रहती है, इसके आगे प्रमोशन भी रहते हैं इसके अंदर। ये होती है 10th बेसिस पे। अच्छा, 10th बेसिस पे हमारे पास SSC सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 का भी एग्जाम, वो भी क्या होता है, कभी कभी मैम क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट्स अपनी एक साथ वैकेंसीज नहीं निकाल पाते, उनके पास 1-2 वैकेंसीज होती है, तो वो 1-2 वैकेंसी को क्या करें, वो कभी कभी उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं, पर जब 2-3 साल हो जाते हैं तो वैकेंसी थोड़ी इकट्ठी जाती है। तो SSC क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज मांग देती है, जो तुम्हारे पास है उसको इकट्ठा करके वो जहाँ डाल देती है, उसे SSC सिलेक्शन पोस्ट। इस बार फेज 13 हुआ, पहले फेज 12 हुआ, आगे फेज 14 होगा, तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है। इसमें 3 टाइप के एग्जाम होते हैं, 10वीं के बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे और 12th के बेसिस पे भी। एक तो ये 10वीं के बेसिस पे हो जाएगा एग्जाम। इसके बाद हम 12वीं वाले बेसिस पे आते हैं। 12वीं वाले बेसिस पे CHSL होता है, अगेन सिलेक्शन पोस्ट भी होता है, तो ये 12वीं के बेसिस पे एग्जाम।
अगर मैं ग्रेजुएशन बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पर CPO होता है, SSC CPO, जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। अलग अलग जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहाँ पर, जो आप एयरपोर्ट पे CISF देखते हो, या फिर ITBP आप इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, या BSF में आप देखते हो सब इंस्पेक्टर, या फिर आप सीमा सशस्त्र बल में देखते हो, या दिल्ली पुलिस में देखते हो, वो आपके SSC CPO सब इंस्पेक्टर बन के जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा SSC CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिससे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर केंद्र सचिवालय में, MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट, अच्छी अच्छी जॉब्स हैं CGL के थ्रू जाते हैं। ये ग्रेजुएशन वाली जॉब्स है। और ग्रेजुएशन वाली जॉब सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी है, SSC सिलेक्शन पोस्ट। तो SSC सिलेक्शन पोस्ट तीनों में है, 10th बेसिस पे भी है, 12th बेसिस पे भी है, 12th बेसिस पे भी है। ये हमारे पास SSC की जॉब्स है। इसके अलावा बैंकिंग जो जॉब्स होती हैं बेसिकली सारी की सारी ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। आफ्टर ग्रेजुएशन सिर्फ सारी बैंकिंग जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन है, बल्कि बैंकिंग में कुछ जॉब्स ऐसी भी है जिनमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है कि आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर, तब जाके वो आपको जॉब्स भी मिलती हैं उसके अंदर। SSC में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पर आप 10th बेसिस पे भी दे सकते हैं, 12th बेसिस पे भी और ग्रेजुएशन बेसिस पे भी। यानी कि SSC फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बाकी जो है कह रहे आओ एक्सपीरियंस ले आओ और उसके बिहाफ पे चलो। SSC का बेसिक का मोटो है कि जिसके पास साधन नहीं है वो भी जॉब ले सके। जो बच्चा बिल्कुल नीचे तबके से आ रहा है 10वीं के बाद भी वो इस लेवल पर खड़ा हो सके कि वो अपनी 11वीं 12वीं कर सके, ग्रेजुएशन कर सके। 12वीं के बाद भी है, क्योंकि कुछ बच्चों का, कुछ लड़कियों का या कुछ लड़कों का 12वीं के बाद कौन पढ़ाने वाला है, इतने बड़े पैसे में कौन ग्रेजुएशन कराएगा। ग्रेजुएशन भी तो सस्ती नहीं है, तो एजुकेशन बहुत महंगी होगी। हाँ, एजुकेशन बहुत महंगी होगी। अगर आप देखो छोटे बच्चों की 1.5 लाख फीस है, बहुत ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा। और हर इंसान सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत बेटर पढ़े, बेटर जगह पढ़े। अब उससे अगर समझाने लग जाऊँ कि नहीं भाई गवर्नमेंट स्कूल भी इतनी बेटर है, तो वो मानेगा नहीं। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो टीचर पढ़ाने आते हैं वो एग्जाम क्लियर करके आते हैं, वो कोई BSc BTech वाले टीचर नहीं है, वो अच्छे पढ़ के आए हुए टीचर्स हैं। आप उनसे छीनना चाहते हो पढ़ाई तो ही तो छीन पाओगे, आप उनसे पूछोगे तो कैसे पता लगेगा। तो कोई गवर्नमेंट पढ़ाना चाह रही ना, तो एजुकेशन महंगी है, तो बच्चा 12वीं के बाद भी एग्जाम दे सकता है। और बाकी ग्रेजुएशन की बात तो है ही, SSC के एग्जाम CGL CPO सिलेक्शन पोस्ट में। अभी हम एग्जाम्स के बारे में चल रहे हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है डेफिनेटली व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और जो अभी आपने नॉलेज दी। लेकिन आज जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको पता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका नाम सुन के ना लोग हिल जाते हैं। थोड़ा सा गाइड कीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे पहले तो जॉब कैसे ली जा सकती है, पहले इसी का जवाब देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के आपके पास 2 तरीके हैं, वैसे 3 कहूँगा मैं, 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तरीका क्या है कि आप SSC MTS का एग्ज़ाम दें, और MTS के एग्ज़ाम के थ्रू भी आप इनकम टैक्स के अंदर आ सकते हैं, जो लोएस्ट पे ग्रेड जॉब है, पर आप इनकम टैक्स में आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप SSC CGL का एग्ज़ाम दें, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, चाहे MTS हो चाहे आपका ये CGL हो, दोनों में आपकी अगर रैंक उस अकॉर्डिंग होती है और आप भरते हो अपने प्रेफरेंस की, हमारे यहाँ प्रेफरेंस भी भरी जाती है SSC एग्ज़ाम देने के बाद। जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद आपका एक प्रेफरेंस दी जाती है। उस प्रेफरेंस में आप भरते हो कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो आप पहले कुछ प्रेफरेंस भरते हो, उसके हिसाब से अगर आपकी रैंकिंग मैच करती है तो आपको फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं, आपकी रैंक अच्छी होगी तो ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आपको नीचे की डिपार्टमेंट मतलब नहीं, कट ऑफ कम जाती है। डिपार्टमेंट तो कोई नीचे नहीं है, काम तो सबके सब मिलने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, बट आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या तो MTS के थ्रू या फिर CGL के थ्रू। CGL के थ्रू 2 एंट्री होती है, जो कि अब 3 हो गई है। टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसे हम सीनियर टैक्स असिस्टेंट बोलते हैं, अब से OS हो गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट नई पोस्ट आई है अभी। और तीसरा इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये 3 जॉब्स आती हैं SSC CGL के थ्रू, अलग अलग ग्रेड पे की है, 2400 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। सैलरी का डिफरेंस है, बाकी एक साथ ही काम करते हैं। प्रमोशन अच्छे हैं इनकम टैक्स के अंदर। इसके अलावा मैम UPSC है, UPSC के थ्रू आप एग्जाम दीजिए, अगर आप IAS IPS नहीं बन पाए तो आप IRS बन जाएंगे, रेवेन्यू सर्विसेज में आ जाएंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, तो भी आप आ सकते हैं। एज अ DVI असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लगते हैं आप पहली पोस्ट पे, तो वो भी आप 3 तरीके हैं, इसके थ्रू आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कैसे करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली मैम, एक तो मैम सभी को पता ही है आपका जो रेवेन्यू आप RTR फिल करते हो। दूसरा, इनकम टैक्स ये भी ध्यान रखता है कि कौन सा आदमी, जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई इलीगल पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग रहती है मैम, आपके जो अकाउंट में कहीं पैसा एक्स्ट्रा ना आ रहा हो, एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका जो सोर्स है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है,
अब हर जगह जो कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन को लगता है कि हमारे यहाँ भी हो जाएगा क्या कॉमन मैन को फील होता है कि यार हमारे साथ हमें भी इनकम टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली पता रहता है कि नॉलेज में रहता है कि भाई ये इतना इतना पैसा कमा रहा है। अचानक से आपका जो वो है अकाउंट के अंदर इलेक्शन के टाइम में पैसा आ जाएगा या फिर किसी गलत टाइम पे गलत समय में पैसा आ जाएगा, वो कहाँ से आया उसका सोर्स नहीं पता, वो सोर्स कहीं बाहर का हो तो इशू हो सकता है। बाकी आप जहाज से आते हो या तो आपको जीएसटी वाले देखते हैं, बट अगर आप प्लेन से आते हो और इंडियन रुपीज़ लेके आते हो या गोल्ड या सिल्वर लेके आते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही देखता है। अगर कोई इशू आता है उसमें एक पैमाने से ऊपर आपके पास पैसा होगा या फिर गोल्ड होगा या सिल्वर होगा तो भी इनकम टैक्स के अंदर आता है। पर अगर आपके पास उसकी स्लिप है कि ये कहाँ से लिया गया है या फिर ये पैसा कहाँ से आया है, मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तो इनकम टैक्स कुछ नहीं कहता, मैं कोई इशू ही नहीं है। लोग इनकम टैक्स रेड मारती है बिकॉज वो कहते सुनते हैं जैसे किसी के यहाँ पे इनकम, चलो हम उसकी बात करते हैं, जैसे अजय देवगन की मूवी आई रेड, हाँ रेड आई, रेड 2 आई, जिसमें दिखाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लीड मिली है और उसके बाद उसने कहीं पे छापा मारा और वो उस छापे में यहाँ पे तो मूवी में दिखाया कि वो ऑफिशियली लेके गया, लेकिन कई मूवीज में ऐसा भी दिखाया जाता है कि अनऑफिशियली सब कुछ अपने अंदर करके भी ले जाते हैं आधा आधा सामान, ऐसा भी होता है? नहीं मैम, देखो मैम बेसिकली डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जैसे हमें या तो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं से, इन्फॉर्मर से, कि नॉर्मली हमें पता लग जाता है कि ऐसा मनी इतना आ रहा है, तो पहले तो उसके ऊपर केस स्टडी होती है। काफ़ी टाइम तक डिपार्टमेंट के अंदर जिस भी इंसान को पता लगा है या जिस इंस्पेक्टर को पता लगा, आईटी को पता लगा, असिस्टेंट कमिश्नर को पता लगा, उसके ऊपर मैम काम होता है 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल उस पर प्रॉपर काम होता है। प्रूफ होते हैं कि ये चीज़ गलत है, अगर प्रूफ होते हैं तो फिर वही जो कमिश्नर होता है आईटी होता है वो ऊपर लेके जाता है उस चीज़ को। और हमारे यहाँ अलग अलग पोस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पीडीआईटी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स पीजीआईटी होते हैं, जो अलग से इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं। जब उनके पास बहुत बात पहुंचती है तो फिर ये आगे ऊपर सरकार को बताते हैं या फिर आगे के लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा इशू है और हमें यहाँ पर सर्च वारंट चाहिए, जिसे रेड नहीं कहते हैं, इसे सर्च कहते हैं, इसे सर्च वारंट कहते हैं। सर्च कहते हैं, वारंट सर्च वारंट चाहिए, वो तो हम लेने जाते हैं। और रेड क्या होती है? रेड तो ये नाम चला दिया है, अच्छा, ये तो नाम चला रखा है कि अच्छा लगता है लोगों को कि हमने वहाँ रेड मार दी। बेसिक हम तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना, वी आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वहाँ पर फिर सर्च वारंट के साथ सर्च करने जाते हैं। और वो एक ही प्रीमाइस नहीं होती, एक ही जगह नहीं होती, जितने भी उसके एरिया अगर रियल एस्टेट वाला है या उसकी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ जहाँ उसका कारोबार है वहाँ वहाँ सर्च होती है। अलग अलग टीम जाती हैं जो एक ऑफिसर लीड करता है और एक ही समय पे वहाँ जाके सर्च होती है। किसी भी एक नॉर्मल पर्सन को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए एक कॉमन मैन को क्या क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग तरीके से आपके पास दिमाग में आता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई आपके पास पैसा एक्स्ट्रा अचानक से आ गया जो आपका नहीं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है वो आप बैंक को बता दीजिए। ठीक है, अगर वो गलत जगह से आएगा तो बैंक आगे हमें बता देगी, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है, जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। ठीक है, और अगर गलत ज़्यादा ही गलत होगा तो सीबीआई भी है, अलग अलग भी है। तो फिर हम तो बेसिकली फाइनेंशियल चीज़ देखते हैं, हम तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्रिएट करके देते हैं कि आपने 10 रुपये कमाए 2 रुपये दे दो, आपने इतने कमाए आप इतने दे दीजिए। आपकी जो इनकम है उस पर कंट्रोल रखने के लिए, जिससे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हो, दूसरा गवर्नमेंट पैसा लेके आपको ही दे सके वापस, आपके लिए सड़कें बना सके, आपके लिए जो भी आपका हमारे गवर्नमेंट में जो हमारे नॉर्मल लोगों के लिए ज़रूरत है, खाना हो, साधन हो, कुछ भी हो, वो उस पर लगा सके। तो इसी बेसिकली यही तरीका है। कॉमन मैन को लगता है कि अगर मेरे पास कहीं एक्स्ट्रा पैसा है या फिर अचानक से कहीं से पैसा आ गया तो इनकम टैक्स वालों को पता लग जाएगा। अरे ऑलरेडी पता है, तुम उसके लिए आईटीआर भरते हो। जब आप आईटीआर भरने जाते हो तो अलग अलग उसमें आता है इनकम टैक्स के लिए कि अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो आपके लिए मान लो एक्स तरीका है भरने का, अगर आपके पास 2 इनकम सोर्स है तो आपके लिए बी तरीका है इनकम टैक्स भरने का, अगर आपके पास 3-4 सोर्सेज है भरने के तो उसके लिए सी तरीका है इनकम टैक्स में रिटर्न भरने के लिए। तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं से आप हार्ड मनी भी ले लो, 10-15 लाख आप हर महीने हार्ड मनी भी ले रहे हो, ठीक है, जब आजकल दुकानदार मोस्टली करते हैं, और फिर थोड़ा सा पैसा आप उसको भी लेते हो, सॉफ्ट मनी भी लेते हो, और अचानक से आप अकाउंट में डाल दोगे अपने, जहाँ 10-20 रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहा था वहाँ 10-15 लाख का ट्रांजेक्शन लग जाए, तो फिर आप नजर में आ जाते हो और फिर उसी के लिए समन भी चला जाता है कि ये भाई कैसे हुआ। बस आपको उस समन का जवाब देना होता है सही तरीके से। बाकी इनकम टैक्स सेवा के लिए आपको मारने के लिए थोड़ा ना है,
आपकी सेवा के लिए, कोई इशू नहीं है। किसी भी सही आदमी को डरने की जरूरत ही नहीं होती है। सरकार भी सेवा के लिए वोट के टाइम पे हाथ जोड़ती है, बाद में पब्लिक हाथ जोड़ रही होती है काम करवा दो। अब ये तो खैर गवर्नमेंट के साथ तो ये तो खैर हमारे साथ स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ही तो मैं ये हर डिपार्टमेंट के लिए कहती हूँ कि पहले जैसे जॉब नहीं लगती तब तक तो हम एग्जाम्स दे रहे हैं तब तो हम गाली भी देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जब हम पहुंच जाते हैं एक पोस्ट पे तो फिर बस ठीक है पहुंच गए, अब क्या है अपना। नहीं, एक चीज़ तो मैम बहुत बड़ा डिफरेंस है, शायद मैंने पहले काम नहीं किया, मैं तो अभी काम करना स्टार्ट किया है। तो जो अभी की रिजीम चल रही है गवर्नमेंट की, आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो हो चुका है करप्शन। करप्शन तो नहीं है, करप्शन तो मैं नहीं कहूँगा कि डिपार्टमेंट में करप्शन है, क्योंकि हम फेसलेस डिपार्टमेंट हो चुके हैं। इनकम टैक्स एक फेसलेस डिपार्टमेंट है, अब उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है किसी भी कॉमन मैन के साथ। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं है तो बात कैसे करेगा। जहाँ हम सर्च करने भी जा रहे हैं किसी को नहीं पता रहता, अधिकारी के अलावा किसी को भी नहीं पता रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं सर्च के लिए। एक आदमी को पता रहता है जो लेके जा रहा है, एक आदमी को। तो फिर आपके जैसे कि आप हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एआई के बारे में। हाँ। तो जिस टाइम आप बैंक पे हर कॉमन मैन, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो हर कॉमन मैन के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस एआई देख रहा है? नहीं, एआई नहीं देख, देखिए आपका बैंक, लेट्स सपोज आपका बैंक है, आपको पता है कि, और आपका जो बैंक है वो भी तो रेवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आपके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मली चल रही है, आपका एक छोटा सा एक गांव में आपका बैंक आपने खोल रखी है, अपनी ब्रांच खोल रखी है, उस छोटी सी ब्रांच में नॉर्मली ट्रांजैक्शन होते हैं। अब कुछ महीनों से आपके ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गए हैं, तो जब इंक्रीज हुए तो वो बैंक आपके अपने ऊपर वाले हेड वाले को बताएगा, आरबीआई को बताता है, अपनी हेड पहले तो अपनी बड़ी ब्रांच को बताएगा, और बड़ी ब्रांच को लगेगा कि इशू है वो अपनी ब्रांच को बताएगा। आरबीआई तक तो बात बहुत बाद में आती है, आरबीआई तो बहुत बात की बात है मैम। तो अगर वो रेगुलेशन फॉलो नहीं कर, अगर वो बैंक ठीक है, जो कि सारे बैंक अभी ठीक ही है, जो नहीं होते वो चले जाते हैं। मैं वो सीढ़ी जानना चाह रही हूँ कि इनकम टैक्स तक कैसे जाता है मैम। वहाँ पर देखो बैंक के अंदर, बैंक्स के अंदर भी जैसे कनेक्शन, हमारा कनेक्शन तो रहता ही है बैंक से, ठीक है, क्योंकि हमारे समन्स भी बैंक के थ्रू जाते हैं, हम हमारे बैंक के थ्रू ही आते हैं समन्स। तो यानी कि इसमें जैसे कि एक अकाउंट में जनरल किसी गवर्नमेंट बैंक में एक अकाउंट है, या किसी भी आजकल प्राइवेट बैंक्स नहीं है उसमें कहीं पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई 10 रुपए की, और अचानक से उसमें हो रही है रेगुलर 20 से 25 रुपए की ट्रांजैक्शन। उस ब्रांच ने अपनी हेड ब्रांच को नोटिस किया, फिर उस हेड ब्रांच ने कहाँ नोटिस किया, अगर फिर वो इनकम टैक्स को कौन नोटिस करवाएगा? ये देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर लेवल तक ही जाए तभी जाके इनकम टैक्स को पता लगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो उसी शहर में इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी है, और आपकी कई बार बातचीत होती रहती है बैंक वालों से, तो वही आपको कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आप देख सकते हो कि क्या है, पैन नंबर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। पर अगर जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अगर उसके पास फुल प्रूफ है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, अचानक से इसलिए ऐसा हुआ, इसके 2-3 महीने से इतना ट्रांजैक्शन इसलिए हो रहा है, अगर उसने रीजन दे दिया, 5 मिनट की बात होती है बताने की कि ऐसा हुआ, ये प्रूफ है, कोई इशू नहीं है। बट वो बता भी नहीं रहा है कि आए कहाँ से, उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, तो सस्पिशियस हो, तो सस्पिशियस से हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका वो प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। मतलब कि बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इनकम टैक्स का मतलब ही पैसे से कनेक्शन है, और पैसा कहाँ आना जा रहा है बैंक्स के अंदर, तो वो तो मैम हमारा कनेक्शन रहता ही है, वहाँ पे रहता ही है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के नाम से लेकर होते हैं, तो क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आज मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू मैं भी अवेयर थी कि आजकल बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं कि आपका नंबर बंद हो जाएगा। तो वो सेम कॉल जब मैं आज स्टूडियो के लिए आ रही थी, मेरे पास कॉल एक आई, तो मेरा नाम पूछा कि आप ये बोल रहे हैं, तो बड़ा अच्छे एक्सेंट में उसने मेरे से इंग्लिश में बात की, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने ना उसको वापस अपनी हिंदी पे आई, मैंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला, आप दोबारा बोलिए। तो हिंदी लैंग्वेज में उसने यूज़ की और मुझे पूछा कि आप तुलिका जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी बोल रही हूँ। ऐसा है कि आपका, मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपका ये नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो क्या इस तरह की कॉल्स कोई डिपार्टमेंट करता है, या सिर्फ मतलब कि अगर इस तरह की कोई कॉल किसी का लैंड करती तो हम समझें कि वो सिर्फ फ्रॉड ही है? हम कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारा जीएसटी भी आता है, और हम भी आते हैं, इनकम टैक्स भी आता है, तो हमारी तरफ से
कोई भी कॉल किसी भी कॉमन मैन को जा ही नहीं सकता। यानी कि कोई कॉल आ रहा तो पहले समझ लो कि फ्रॉड वाला वो सीन है। फ्रॉड ही है मैम। कोई भी ना तो कस्टम से कॉल करता है, ना ही जीएसटी से कॉल करता है। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बात अलग है, आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, बट ना इनकम टैक्स करता है, कोई भी कॉल नहीं करता है। पुलिस वाले भी कॉल करते हैं तो पुलिस वाले भी किसी को कॉल नहीं करते हैं, समन भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ करी है तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, आपने ये थोड़ा सा हमें सस्पिशियस लग रहा है, ये ऑफिस का पता है और इस पते पे आपको इस टाइम पर आना है। ऐसे ही पुलिस भी भेजती है, नोटिस भेजती है कि हमें आपको इस टाइम आपको यहाँ पर पुलिस में, यहाँ पर पुलिस चौकी पे हाजिर होना है। आप सभी को पता है कि हमारे पास दिल्ली में कहाँ साकेत है, कहाँ कैनट प्लेस है, कहाँ पर द्वारका है, और उस जगह पर जहाँ पर वो जगह है वहाँ पर आपका कोई इनकम टैक्स ऑफिस है या नहीं है। अगर नहीं भी होगा या होगा तो आप पता भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको चीज़ पता है कि वहाँ पर आपका ऑफिस है और इस फ्लोर पे बुला रहे हैं, इस कमरे में बुला रहे हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कोई धांधली तो चल नहीं रही होगी, आपको किसी वजह से ही बुलाया गया होगा। तो समन ले जाता है, आपसे ना कोई कॉल करेगा ना कोई आपको ईमेल। हाँ, अगर आपको ईमेल भी आ रहा है तो गवर्नमेंट आईडी से ही ईमेल आएगा। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं होता गवर्नमेंट आईडी से तो आपको फिर एक हार्ड कॉपी भी आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो ऐसा नहीं है, फर्जी मेल से बहुत आ रही है। बिल्कुल, इसी वजह से गवर्नमेंट ने आज तक हार्ड कॉपी भेजना बंद नहीं किया है पोस्ट से। आज भी गवर्नमेंट हार्ड कॉपी भेजती है पोस्ट से, समन भेजें या नोटिस भेजें, आपको हार्ड कॉपी जरूर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ फ्रॉड हो जाए, फ्रॉड आपको लगता है तो आपको हार्ड कॉपी भेजेगी, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर नहीं लगता तो उस लोकेशन पे जाके पता कीजिए, क्योंकि आजकल इंसान को ट्रस्ट तो बहुत मुश्किल से मिलता है तो आप जाके वहाँ पता भी कर सकते हैं, उस ऑफिसर से मिल भी सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कनेक्शन थोड़ा सा पर्सनल सा कि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले भी जॉब की, अब इनकम टैक्स में हैं, तो किस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आता है जॉब करने का? मेरे डिपार्टमेंट में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको चीज़ सीखने को मिलती है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपने कोई पॉलिसी सीखी या फिर आपने कोई तरीका सीखा काम करने का किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, फिर आप वहाँ पर आप प्रमोट हो गए, फिर आपको एक नई वो मिली है, जॉब मिली है, आप सीनियर हो गए, आप उस काम को देख रहे हो जिस काम को आप किया करते थे, फिर आप और प्रमोशन हो गए। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग इनकम टैक्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन अलग है, जो सर्च करती है, इसे आप रेड बोलते हैं। एक जाव होता है जो नॉर्मली असेसमेंट्स भी देखती है, साथ साथ क्वेरीज भी देखती है, जो नॉर्मल हमारे पास जो हमारी सैलरी बनाती है, ऑफिशियल्स की हमारी सैलरी बनाती है, वो जाव है। इसके अलावा सेंट्रल है, जो हम सर्च करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो ऊपर उसके ऊपर इंस्पेक्शन ढंग से होता है, उसे सेंट्रल बोलते हैं। TDS आपने सुना होगा, TDS नाम रिडक्शन होता है, जो अपील। तो ये अलग अलग हमारे अंदर डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं। तो मैं आज इस इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में मान लीजिए सपोज, कल के दिन मैं जाओ में जा सकता हूँ, उसके अगले दिन मैं सेंट्रल में जा सकता हूँ, ट्रांसफर हो सकता है, तो मैं हर बार नया काम सीखूंगा। तो जिसको काम सीखने का मन है तो वो तो हर बार नया नया काम सीखेगा, उसके लिए एडवेंचरस जॉब है। पर जिसको मन है कि यार सरकारी जॉब है, मैं आराम करता हूँ, हो गया इतना सीखना, उसके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ हो सकते हैं जो टीचिंग की कर रहे हो, या कुछ हो सकते हैं जो किसी और जॉब्स में जिनको डेली वही काम करना है, तो वो शायद बोर हो सकते हैं। मेरी जॉब में तो कुछ ऐसी बोरियत नहीं है। हर दिन नई लर्निंग है, हर दिन नहीं, हर दिन नए लोग हैं, हर दिन नया केस है, हर दिन नया केस है। तो आप एक ऑफिसर हैं, एक एजुकेटर एंड मेंटर, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? मेरे फादर कहते हैं कि जो काम कर रहे हो आप, या फिर जो मेरे अंदर इनबिल्ट हो गया कि आप काम कर रहे हो, जिस टाइम वो आप काम कर रहे हो उस टाइम वो पूरा उसी टाइम उसी में रहिए, उसी की टेंशन लीजिए, उसी का चिंतन कीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं सुबह 10 बजे या 9:30 बजे इस टाइम जाते हैं जॉब के अंदर, और 9:30 से लेके रात के शाम के 6 बजे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे, अगर मैं जिस भी उसके सेक्शन के अंदर हूँ तो आप कभी भी 6 बजे भी चले जाते हो, कभी काम खत्म होता है 5 बजे भी ले आते हो, कभी काम नहीं खत्म होता 8 बजे तक भी आते हो। ऐसा कुछ नहीं कि उसी टाइम तक जाना है। लोग कहते हैं ना कि तो सरकारी जॉब में 6 बजे निकल गया होगा, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि काम कैसा है। काम नहीं है तो ऑब्वियसली चले जाएंगे, काम होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम तक काम किया, वापस आए, जैसे ही वापस आए तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं आज क्या बनाऊँ, बच्चों को क्या बताऊँ। अगर कोई नई जॉब आई है तो बच्चों को उसके बारे में अपडेट करूँ, कोई नई चीज़ आई है जिससे मैं बच्चों को पढ़ाने के बारे में कर सकता हूँ तो वो बताऊँ। अवेयर करने का तरीका, बेस्ट तरीका आजकल जो है वो इंस्टाग्राम है, क्योंकि उसमें आप 15 सेकंड में 20 सेकंड में बच्चों को बता सकते हो कि ये है। अब वो तुम्हें इंटेक करना है नहीं करना है बात अलग है, स्क्रॉल कर सकते हो तुम आगे, अगली रील आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं पढ़ाने की बात करूँ, मेंटरशिप की बात करूँ, बच्चों को बताऊँ कि लॉन्ग फॉर्मेट में, मैं उस पर यूट्यूब पे भी बता देता हूँ। सुबह उठते सारी 6 से 7 क्लास ले लेता हूँ, 7 से 8 क्लास ले देता हूँ, तो वहाँ पर मैं बच्चों को बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो पर ये प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से।
जब आप कर रहे हो ये वाला काम तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई पैसा नहीं कमाना है, इसमें बस आपको मेंटरशिप देनी है, बच्चों को बताना है कि जो मैंने सीखा। अब देखो जब आप पहली बार कहीं जाते हो ना, आप पूछ के जाते हो, चाहे आपके पास गूगल मैप भी हो, फिर भी आप कंफर्म कर लेते हो कि ये रास्ता में जा रहा है, ये रास्ता में जा रहा है। पर जब आप दोबारा से जाओगे ना तो आपको ये याद आ जाएगा, अच्छा ये तो यहाँ था, ये तो यहाँ था। तीसरी बार जाओगे तो पूरा याद हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेंटोर कर चुका है, अब मेंटोर आपके साथ है, वो आपके दोस्त की तरह है, अब आपका हाथ पकड़ के डायरेक्टली आपको वहीं ले जाएगा। तो ये फायदा है कि डायरेक्टली बच्चों तक कनेक्ट होने का। तो वो मैं सुबह कर लेता हूँ, शाम को टाइम मिलता है, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, जैसे कॉर्पोरेट वालों की होती है तो हमारी भी होती है, मेरी जॉब में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने पैशन को फॉलो करने का, दूसरे से कनेक्ट करने का। तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं है, जिसको टाइम मैनेजमेंट आता है उसको उसके सामने मैनेजमेंट सीन है ही नहीं। मैनेज उसे करना पड़ता है, इसका मन नहीं करता, फिर जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो क्या करूँ, तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, करना पड़ेगा तो वहाँ पर वो मैनेज नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमारे चैनल पे एक एजुकेशनिस्ट के साथ, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हमारा पहला पॉडकास्ट था, तो सबसे पहले तो ऑडियंस से कहूँगी कि यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना नॉलेजेबल लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके पास नए से नई गेस्ट लेके आएँ ताकि आप अवेयर हो पाएँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और डेफिनेटली हम ज़रूर एक सेकंड पॉडकास्ट अगर आप करवाना चाहते हैं सर के साथ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना टॉपिक भी बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।